स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है 24th सेंचुरी के स्टारशिप यूएसएस एंटरप्राइज के रिटायर कैप्टन जॉन लुक पिकार्ड के सपने से, जहां वो अपने शिप में अपने दोस्त और अपने कमांडर डेटा के साथ गेम खेल रहे थे कि तभी उनका शिप मार्स के पास पहुंच जाता है और फिर मार्स प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे डरावने सपने पिकार्ड को रोज आया करते थे और ये सपने उसे इसलिए आया करते थे क्योंकि पिकार्ड के एक मिशन में मार्स बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था और मार्स के स्टार फ्लीट के बेसिस पर जो सिंथेटिक एंड्रॉइड काम किया करते थे उन लोगों ने काफी सारे इंसानों को मार दिया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिकार्ड स्टार ट्रेक यूनिवर्स के लेजेंडरी स्टार फ्लीट कैप्टन है और डेटा पहला ऐसा सिंथेटिक एंड्रॉइड होता है जो पॉजिट्रॉन ब्रेन टेक्नोलॉजी से बना होता है। पॉजिट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी एंड्रॉइड के आखिरी बचे हुए अंश से भी मेमोरी को रिकवर कर सकती थी। अब पिकार्ड अपने सपने से जगता है और वो अपने डॉग नंबर 1 के साथ अपने फार्म को देखने लगता है। इसके बाद हम ग्रेटर बॉस्टन में डाज आशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक ले रही थी और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देते हुए उसे बताती है कि उसका एडमिशन उसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो गया है जिस इंस्टीट्यूट के अंदर उसका बॉयफ्रेंड पढ़ता है। और अब जब ये दोनों अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर 3 एजेंट जैसे लोग टेलीपोर्ट होते हैं जो पहले तो डाज के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं और फिर डाज को पकड़कर उसके साथियों की लोकेशन पूछने लगते हैं। मगर क्योंकि डाज एक नॉर्मल लड़की थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब जब वो एजेंट इसी हाथापाई में जैसे ही डाज का मुंह ढकते हैं वैसे ही पता नहीं कैसे डाज एक नॉर्मल लड़की से एक किलिंग मशीन में बदल जाती है जो एक झटके में उन तीनों एजेंट्स को मार देती है। और अब इन तीनों एजेंट्स को मारने के बाद डाज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कैसे कर लिया। इसके बाद जब डाज अपने बॉयफ्रेंड की मौत पर रो रही थी तभी उसे अपने विजन में पिकार्ड दिखाई देता है और अब उसे ऐसा लग रहा था कि पिकार्ड ही है जो उसे इन सब से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, जबकि डाज को पिकार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम पिकार्ड को देखते हैं जो एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था और यहाँ पर पिकार्ड के साथ उसके 2 वफादार नौकर लैरिस एंड हेवन भी थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों पिकार्ड के साथ ही रहते थे और यही दोनों पिकार्ड की फैमिली होते हैं। ये दोनों रोमुलन प्रजाति के लोग होते हैं और लैरिस रोमुलन की सीक्रेट एजेंसी तालचार की एक्स एजेंट थी और हावन की मॉम लैरिस की हैंडलर थी। लेकिन काफी साल पहले इन्होंने सबको छोड़कर पिकार्ड के साथ रहने का फैसला किया था और तब से लेकर अब तक ये लोग पिकार्ड के साथ ही रहते थे, उसके घर में उसकी फैमिली की तरह। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टार ट्रेक के यूनिवर्स में भी हालो यूनिवर्स की तरह ही प्लेनेटरी गवर्नमेंट रूल करती है जिसको स्टार ट्रेक के यूनिवर्स में यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लेनेट कहते हैं और शॉर्ट में सिर्फ फेडरेशन कहते हैं। और यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लेनेट और द रोमुलेंस स्टार एम्पायर आपस में दुश्मन होते हैं। फेडरेशन ह्यूमन कॉलोनी की गवर्नमेंट है और इसी के अंडर स्टार फ्लीट आता है जो कि ह्यूमन स्पेस आर्मी है। और रोमुलेंस के बारे में सिर्फ इतना जान लो कि ये फ्यूचर का नॉर्थ कोरिया है जहाँ की हर चीज सीक्रेट है, यहाँ के लोगों से लेकर यहाँ के लोगों के नाम तक और उनके काम तक। ईयर 2387 में रोमुलेंस का होम प्लेनेट रोमुलस उसके ही सूरज के सुपरनोवा ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और इस समय पर रोमुलेंस प्रजाति को सुपरनोवा के ब्लास्ट से बचाने के लिए पिकार्ड ने अपने शिप को छोड़कर रेस्क्यू टीम को लीड करते हुए 900 मिलियन रोमुलेंस लोगों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से रोमुलेंस अलग अलग प्लेनेट पर जाकर बस पाए थे। और क्योंकि रोमुलेंस ह्यूमंस के दुश्मन थे तो इसलिए पिकार्ड की इस मदद के बदले स्टार फ्लीट उसे जॉब से निकाल देती है। जिसके बाद पिकार्ड अपनी फैमिली फार्म हाउस पर आकर अंगूरों की खेती करके वाइन बेचने का काम करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यू शुरू होता है और इंटरव्यूअर पिकार्ड से वही सवाल करने लगती है जिन सवालों को पूछने के लिए उससे मना किया गया था, जिस वजह से पिकार्ड गुस्से में इंटरव्यू खत्म करके वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाज आशा पिकार्ड के इसी इंटरव्यू को देख लेती है, जिसके बाद वो अपने आप ही पिकार्ड के घर की लोकेशन ढूंढते हुए पिकार्ड से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो पिकार्ड को वो सब कुछ बता देती है जो कुछ उसके साथ हुआ था। और अब डाज पिकार्ड को बोलती है कि जिस शक्ति ने मुझे उन एजेंट से लड़ने की शक्ति दी वही मुझे आप तक खींच के ले आई और आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके पास सेफ रहूंगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप प्लीज मुझे ध्यान से देखिए, क्या पता आप मुझे जानते हो। अब हालांकि पिकार्ड डाज को नहीं जानता था मगर फिर भी वो उसे अपने घर के अंदर जगह दे देता है। इसके बाद रात होने पर पिकार्ड डाज आशा के नेकलेस को देखता है तो डाज पिकार्ड को बताती है कि ये नेकलेस उसके डैड ने उसे दिया है और ऐसा ही एक नेकलेस मेरी बहन के पास भी है और हम दोनों जुड़वा हैं। अब रात को सोते में पिकार्ड सपने में फिर से डेटा को देखता है जो एक लड़की की पेंटिंग बना रहा था जिसका फेस नहीं था। और अब जैसे ही पिकार्ड अपने सपने से उठता है तो वो देखता है कि वही पेंटिंग जो उसके सपने में थी वो उसकी वॉल पर टंगी हुई है। और तभी उसे याद आता है कि एक और ऐसी पेंटिंग है जो उसके स्टार फ्लीट के आर्काइव में रखी हुई है। और अब जब पिकार्ड अपने आर्काइव में जाकर उस दूसरी पेंटिंग को देखता है तो वो पेंटिंग वाली लड़की और डाज सेम दिखाई देते हैं। और फिर पिकार्ड को आर्काइव की एआई असिस्टेंट से पता चलता है कि ये दोनों पेंटिंग डेटा ने बनाई थी और जो पेंटिंग आर्काइव में रखी हुई है उसका नाम डॉटर है। और अब यहाँ पर पिकार्ड समझ गया था कि डाज डेटा की सिंथेटिक एंड्रॉइड बेटी है जिसके अंदर इमोशंस भी हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाज रात को ही पिकार्ड के घर से भागकर अपनी मॉम से कांटेक्ट करते हुए उन्हें वो सब कुछ बता देती है जो उसके फ्लैट में हुआ था। और अब डाज की मॉम डाज की बात सुनकर उसे बोलती है कि बेटा तुम्हें पिकार्ड के पास वापस जाना होगा, वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और अब डाज अपनी मॉम के मुंह से पिकार्ड का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि डाज ने पिकार्ड के बारे में अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया था। और इसी वजह से डाज अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपको पिकार्ड के बारे में कैसे पता। और अब जैसे ही डाज अपनी मॉम से सवाल पूछती है वैसे
वैसे ही वीडियो कॉल में एक पल के लिए ग्लिच आता है, जैसे कि वीडियो रिवाइंड हो रही हो, और फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा इन सब चीजों को छोड़ो और पिकार्ड के पास वापस जाओ, अपनी आंखों को बंद करके फोकस करो और तुम्हें पिकार्ड का लोकेशन मिल जाएगा। और अब जैसे ही डाज आंख बंद करके फोकस करती है तो उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और फिर वो स्टारफ्लीट के सिस्टम को हैक करके पिकार्ड की करंट लोकेशन ढूंढकर आर्काइव तक पहुंच जाती है। और अब पिकार्ड डाज को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पर पिकार्ड डाज को उसकी असलियत के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो एक एंड्रॉइड है और उसके डैड का नाम डेटा है और जो मेमोरी उसके ब्रेन के अंदर है वो सब फेक है। अब क्योंकि डाज लोगों को दूर से ही महसूस कर सकती थी और उसे काफी दूर का सुनाई भी आ जाता था, तो इस वजह से उसे पास आ रहे उन्हीं एजेंट्स की आहट सुनाई दे जाती है, जिसके बाद वो पिकार्ड को लेकर वहां से भागने लगती है। और अब डाज और पिकार्ड काफी दूर तक भागने के बाद फाइनली उन एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो एजेंट पिकार्ड और डाज को मारने की कोशिश करते हैं। और अब खुद को और पिकार्ड को यहाँ पर फंसा देख डाज फिर से एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो उन एजेंट्स को बुरी तरीके से मारने लगती है। और अब इस फाइट के दौरान एक एजेंट डाज पर एसिड जैसा कुछ थूक देता है, जिस वजह से डाज की बॉडी बुरी तरीके से जलकर ब्लास्ट हो जाती है। और अब इस ब्लास्ट की वजह से पिकार्ड भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद पिकार्ड की आंख उसके घर में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि स्टारफ्लीट के लोगों ने पिकार्ड को अकेले छत पर बेहोश पाया और वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। और साथ ही सीसीटीवी में भी पिकार्ड अकेले ही सीढ़ियों पर भाग रहा था। और अब यहाँ पर पिकार्ड को पता चलता है कि डाज सीसीटीवी में इसलिए नहीं रिकॉर्ड हुई क्योंकि उसने क्लॉकिंग डिवाइस पहना हुआ था, जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो गई थी। और अब अपने सबसे प्यारे दोस्त की बेटी की मौत से दुखी पिकार्ड फैसला करता है कि वो उन किलर्स को ढूंढेगा जिन्होंने डाज को मारा। और अब इसी के साथ पिकार्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है डाज के फ्यूचर कॉलेज डेस्ट्रॉम से। यहाँ पर पिकार्ड जुराटी नाम की एक साइबरनेटिक्स साइंटिस्ट से मिलता है, जिसने ब्रूस मैडॉक्स नाम के साइबरनेटिक साइंटिस्ट के साथ मिलकर शुरुआती सिंथेटिक रोबोट डेटा को बनाया था, जो तब से गायब था जब से मार्स पर एंड्रॉइड ने हमला कर दिया था और फिर उसके बाद फेडरेशन ने एंड्रॉइड के बनाने पर बैन लगा दिया था। अब यहाँ पिकार्ड जुराटी से पूछता है कि क्या हम मांस, खून और इमोशन वाला कोई एंड्रॉइड बना सकते हैं। जुराटी पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि ऐसे एंड्रॉइड को बनाने के बारे में हम सोच तो रहे थे, मगर फिर फेडरेशन ने एंड्रॉइड्स पर बैन लगा दिया। अब यहाँ पर पिकार्ड जुराटी को डाज आशा का 2 रिंग वाला नेकलेस दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इस नेकलेस के बारे में कुछ जानती हो। अब जुराटी जैसे ही इस नेकलेस को देखती है वैसे ही उसके चेहरे का रंग उतर जाता है और फिर इसके बाद वो पिकार्ड को इस नेकलेस के बारे में बताते हुए बोलती है कि ये सिंबल है फ्रैक्टल न्यूरोनिक क्लोनिंग का। ये मैडॉक्स का एक आइडिया था, जिसके अकॉर्डिंग डेटा का पूरा कोड, यहाँ तक कि उसकी यादें भी एक पॉजिट्रॉनिक न्यूरॉन्स की मदद से वापस लाई जा सकती थी। तो अगर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कोई सिंथेटिक जिंदा है, तो यानी कि डेटा का कोई ना कोई तत्व अभी भी जिंदा होगा। और एक खास बात और, फ्रैक्टल न्यूरोनिक क्लोनिंग जोड़े में होती है, यानी कि डाज की एक और ट्विंस बहन जरूर होगी। और अब जैसे ही पिकार्ड को ये पता चलता है कि डाज की कोई बहन भी है और शायद वो जिंदा हो सकती है, तो फिर वो फैसला करता है कि वो डाज की बहन को उन एजेंट से बचाएगा और साथ ही वो डाज के किलर्स को भी ढूंढ कर निकालेगा। अब एक तरफ तो पिकार्ड डाज की बहन को प्रोटेक्ट करने का फैसला कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ डाज आशा की जुड़वा बहन डॉक्टर सूजी आशा एज अ साइंटिस्ट रोमुलन रिक्लेमेशन साइट पर काम कर रही थी। रोमुलन रिक्लेमेशन साइट बोरक्यूब नाम के एक बड़े से क्यूब शेप के स्टारशिप के अंदर बनी एक प्राइवेट फैसिलिटी थी, जिसको रोमुलेंस ओन करते थे। यहाँ पर एंड्रॉइड्स और साइबॉर्ग या फिर ऐसे लोगों को ठीक किया जाता था जिनके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स भी लगे होते थे। अब यहीं पर सूजी की मुलाकात एक रोमुलेंस लड़के से होती है जिसका नाम नैरेक होता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 14 साल पहले 5 अप्रैल 2385 को मार्स पर हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे की 322वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी कि तभी मार्स के यूटोपिया प्लेनेट या शिपयार्ड के ट्राइहा स्टेशन में एक सिंथेटिक एंड्रॉइड लेबर F8 ने सिस्टम को हैक करके सभी एंड्रॉइड से बगावत करवा दी थी, डिफ्लेक्टर शील्ड्स को गिरा दिया था और अपने स्टेशन के सभी ह्यूमंस को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। इस हमले में 92,143 लोग मारे जाते हैं और ये हमला F8 को हैक करके तालशियार ने करवाया था। तालशियार रोमुलेंस की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल एज अ हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे स्टार ट्रेक यूनिवर्स में इसलिए मनाया जाता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि जब ह्यूमन साइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी कोचरेन ने सबसे पहले रैप ड्राइव टेक्नोलॉजी पर चलने वाला स्पेसशिप द फ्यूनिक्स बनाया और फिर उसके बाद जब फ्यूनिक्स का फर्स्ट मिशन कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद ही सबसे पहले वल्कन सिविलाइजेशन ने 5 अप्रैल 2063 को ह्यूमंस और वल्कन्स के बीच फर्स्ट कॉन्टेक्ट स्टेबलाइज किया था और इसी वजह से 5 अप्रैल को हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। बैक टू द स्टोरी। इसके बाद हम प्रेजेंट में साल 23900 में देखते हैं कि पिकार्ड लैरिस का पति जबान उन सीसीटीवी क्लिप्स को देख रहे होते हैं जिनमें डाज आशा के ब्लास्ट होने वाला मोमेंट रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन किसी भी क्लिप में ना तो डाज आशा और ना ही डाज आशा को मारने वाले वो एजेंट दिखाई दे रहे थे और इनफैक्ट डाज आशा और उन एजेंट्स की मौजूदगी का कोई भी एलिमेंट तक वहां पर नहीं मौजूद था, यानी कि डाज आशा और एजेंट्स की मौजूदगी का हर एक पार्टिकल तक मिटा दिया गया था। अब सीसीटीवी फुटेजेस को देखने के बाद पिकार्ड और जबान को लग रहा था कि डाज आशा को मारने के पीछे तालशियार का हाथ है, लेकिन लैरिस उन दोनों की बात से सहमत नहीं
नहीं थी। और फिर उसके बाद लैरिस उनसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तालचेयर का काम है, क्योंकि तालचेयर फेडरेशन की टेरिटरी में आकर अपने मिशंस को ओपनली अंजाम नहीं देगी। मुझे लगता है कि ये काम जाटवाश का है। अब जाटवाश का नाम सुनते ही जबान लैरिस को बोलता है कि तुम फिर से शुरू हो गई, जाटवाश सिर्फ एक कहानी है, कोई हकीकत नहीं। पिकार्ड उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों से बोलता है कि क्या मुझे बताओगे कि ये जाटवाश क्या चीज है। पिकार्ड का सवाल सुनकर जबान बोलता है कि जो भी तालचेयर के अंदर नया ज्वाइन करता है उस आदमी को डराने के लिए तालचेयर ने जाटवाश नाम की एक कहानी क्रिएट कर रखी है। अब लैरिस जबान की बात सुनकर पिकार्ड और जबान को बताती है कि जाटवाश कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जाटवाश तालचेयर से भी पुराना रोमुलन सीक्रेट ग्रुप है और जाटवाश ने खुद को पूरी तरीके से सीक्रेट रखने के लिए ही तालचेयर नाम की ऑफिशियल रोमुलन सीक्रेट एजेंसी की शुरुआत करी थी। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि किसी को भी जाटवाश के बारे में कभी भी कोई भी जानकारी ना मिल पाए। जाटवाश इतना ज्यादा सीक्रेट है कि रोमुलेंस लोग खुद जाटवाश को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, बट मैं और मेरे जैसे कुछ और लोग ये बात मानते हैं कि जाटवाश एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि रोमुलेंस के केस में सब कुछ सीक्रेट है, तो फिर रोमुलेंस को तालचेयर नाम की एक सीक्रेट एजेंसी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इन्होंने सिर्फ नकाब के तौर पर बनाई है। असल में जाटवाश ही है जो पीछे से रहकर अपने मकसदों को अंजाम देता है। जाटवाश किसी भी संधि या फिर किसी भी नियम को कहीं भी कभी भी नहीं मानते और इनफैक्ट दाज को मानने वाले लोगों ने जिस तरीके से सबूत मिटाए हैं वैसा काम सिर्फ जाटवाश कर सकता है। क्योंकि जाटवाश सबूतों को इस तरीके से मिटाते हैं कि मानो जो ऑपरेशन जो मिशन उन्होंने कंप्लीट करा है वो मिशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी कि ठीक वैसे ही जैसे भूत होते हैं जो सिर्फ कहानियों में तो होते हैं लेकिन हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी तरीके से। और इनफैक्ट जाटवाश वर्ड को रोमुलन सिविलाइजेशन में मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि जाटवाश के मेंबर मर जाएंगे पर जाटवाश का राज कभी किसी के सामने नहीं खुलने देंगे। जाटवाश का अल्टीमेट मिशन हर तरीके की आर्टिफिशियल लाइफ यानी कि एआई, एंड्रॉइड और साइबॉर्ग को खत्म करना है। और क्योंकि डाजाशा भी एक एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की एंड्रॉइड थी तो हो सकता है कि जाटवाश को डाजाशा के बारे में पता चल गया हो और उन्होंने डाजाशा को मार दिया हो। आपने कभी नोटिस किया है कि रोमुलन सिविलाइजेशन में एआईज, एंड्रॉइड्स और साइबॉर्ग्स नहीं होते। रोमुलेंस को साइबरनेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ मशीन्स और कंप्यूटर्स न्यूमेरिकल फंक्शंस पर ही चलते हैं, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यानी कि रोमुलेंस कितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांस क्यों ना हो जाए वो कभी भी ऑटोमेशन पर अपने आप को शिफ्ट नहीं करते और ना ही जाटवाश करता है। और जाटवाश ही है जो रोमुलन एम्पायर को पीछे से छुपकर कंट्रोल करते हैं। और अब जब रोमुलन गवर्नमेंट बन चुकी है तब भी जाटवाश ही है जो रोमुलन गवर्नमेंट को भी पीछे से कंट्रोल करता है। यानी कि रोमुलन सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ चेहरा बदला है लेकिन रूलर वही है। अब इतना बताने के बाद पिकार्ड और लैरिस डाजाशा के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां लैरिस रोमुलेंस फॉरेंसिक मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्शन डिवाइस की मदद से पास्ट के इवेंट्स को होलोग्राम फॉर्म में रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर डाजाशा के साथ हुआ क्या था। अब जब इवेंट्स को रिक्रिएट किया जाता है तो डाजाशा पर हमला करने वाले एजेंट जब डाजाशा के अपार्टमेंट में आने वाले होते हैं तो ठीक उससे 1 सेकंड पहले से ही होलोग्राम प्रोजेक्शन ग्लिच करके बंद हो जाता है और उन एजेंट्स के मिशन के सभी पास्ट पार्टिकल और एलिमेंट्स मिट गए होते हैं। यानी कि जब तक उन एजेंट्स का मिशन उस अपार्टमेंट में चालू रहा था तब तक वहाँ क्या क्या हुआ ये बात कभी भी किसी को नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि उन एजेंट्स के साथियों ने डाजाशा के अपार्टमेंट को एंटी लैप्टॉन से भर दिया था। एंटी लैप्टॉन एंटीमेटर जैसा ही एक मैटर होता है जो स्टार ट्रेक यूनिवर्स में पाया जाता है। अब उन एजेंट्स ने पास्ट की इन्फॉर्मेशन को मिटा दिया था लेकिन वो डाजाशा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिलीट नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से जब पिकार्ड और लैरिस डाजाशा के कॉलिंग डिवाइस को चेक करते हैं तो लैरिस को डाजाशा के कॉलिंग डिवाइस के टैग में सोजी आशा की इनकमिंग कॉल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इन्फॉर्मेशन मिलने पर पता चलता है कि डाजाशा और सोजी आशा के बीच जो कॉल्स हो रही थी वो कॉल्स सब स्पेस रिले नेटवर्क से हो रही थी। और ये नेटवर्क तब इस्तेमाल होता है जब किसी को लॉन्ग रेंज में डेटा ट्रांसफर करना होता है या फिर कॉलिंग करनी होती है। अब यहाँ पर लैरिस पिकार्ड को क्लियर करते हुए बताती है कि डाजाशा की बहन जहाँ भी है वो कम से कम इस धरती पर नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क इंटरप्लेनेटरी या फिर इंटरगैलेक्टिक कॉलिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी बात जानने के बाद पिकार्ड को क्लियर हो चुका था कि उसे सोजी को बचाने के लिए एक स्पेसशिप चाहिए और साथ ही एक क्रू की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो हर मुसीबत से लड़ सके। हालांकि पिकार्ड को अभी भी ये बात नहीं पता था कि वो सोजी आशा को कहाँ ढूंढेगा, बट अब उसे ये बात पता चल गई थी कि उसे शुरुआत धरती के बाहर से करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपने मिशन पर जाने के लिए स्टार फ्लीट ज्वाइन करने का फैसला करता है और इसीलिए वो अपने स्टार फ्लीट के पुराने दोस्त डॉक्टर बेनायुम से अपना बॉडी चेकअप करवाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेनायुम पिकार्ड को उसकी रिपोर्ट बताने के लिए उसके घर आ जाता है और फिर यहाँ पर बेनायुम पिकार्ड को बताता है कि वो स्पेस में फ्लाई करने के लिए फिट नहीं है। सब कुछ स्टार फ्लीट के डिमांडिंग लेवल में सबसे मिनिमम लेवल पर है और साथ ही पिकार्ड के पैराइटल लोब में भी दिक्कत चल रही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पैराइटल लोब ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो टच, पेन, टेम्परेचर, सेंसेस को कंट्रोल करता है और लोगों को सेंस करवाने में मदद करता है। अब जैसे ही पिकार्ड को ये पता चलता है कि वो फिट नहीं है तो वैसे ही वो बेनायुम से बोलता है कि तो मेरे लिए एक नकली रिपोर्ट बना दो,
क्योंकि मेरा इस मिशन पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले तो बेनायुम मना करता है, लेकिन फिर पिकार्ड के बहुत कहने पर बेनायुम मान जाता है और उसकी नकली रिपोर्ट बना देता है। अब रिपोर्ट के बनने के बाद पिकार्ड स्टारफ्लीट के हेडक्वार्टर में इस होप से जाता है कि शायद स्टारफ्लीट वाले उसे उसके पुराने महान कामों की वजह से उसकी रिक्वेस्ट पर उसका सम्मान करते हुए उसे वापस स्टारफ्लीट ज्वाइन करवा लेंगे और उसके मिशन के लिए उसे शिप और क्रू दे देंगे। लेकिन जब पिकार्ड स्टारफ्लीट की सीएनसी क्रिस्टीन क्लेंसी से मिलता है और उसे बताता है कि शायद डॉक्टर ब्रूस मैडॉक्स अभी भी जिंदा है और वो अभी भी सिंथेटिक एंड्रॉइड्स पर काम कर रहा है और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से स्टारफ्लीट ज्वाइन करने की परमिशन दे दो और एक स्पेसशिप के साथ छोटा सा क्रू दे दो ताकि मैं डॉक्टर ब्रूस मैडॉक्स को ढूंढ सकूं, क्योंकि ब्रूस मैडॉक्स जिन सिंथेटिक्स को अभी बना रहा है वो सिंथेटिक डेटा के अंश से बन रहे हैं और क्योंकि डेटा ना सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था बल्कि स्टारफ्लीट का एक अच्छा ऑफिसर भी था, तो इसलिए उसके अंशों को बचाए रखना हमारा काम है। अब क्रिस्टीन पिकार्ड की बातों को सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि पिकार्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम स्टारफ्लीट के बारे में मीडिया के अंदर उल्टा सीधा बोलोगे, हमारे बारे में दुनिया भर के अंदर बकवास करोगे और फिर उसके बाद ये सोचोगे कि हम तुम्हारी मदद करें? तुम्हें सही में लगता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और मैं तुम्हारे साथ अपने सोल्जर्स और एक शिप को भेजूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी रिक्वेस्ट को नामंजूर करा जाता है। घर जाओ और अपने फार्म को संभालो, क्योंकि तुम सिर्फ वही करने लायक हो और कुछ भी नहीं। अब स्टारफ्लीट से बात न बनने के बाद एक तरफ तो पिकार्ड अपनी पुरानी साथी रफेला मुजिकर यानी कि रफी से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। हालांकि रफी पिकार्ड से नफरत करती थी, क्योंकि जब रोमिलेंस को सुपरनोवा से बचाने की वजह से न सिर्फ पिकार्ड की जॉब गई थी बल्कि रफी की भी जॉब चली गई थी। तो फिर उसके बाद क्योंकि पिकार्ड की फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर थी तो इस वजह से वो अपनी शानदार लाइफ बिता रहा था, मगर वहीं रफी कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। और न सिर्फ रफी को इस बात का गुस्सा था कि पिकार्ड की वजह से उसकी जॉब चली गई थी, बल्कि उसे इस बात का भी गुस्सा था कि जॉब जाने के 14 सालों के अंदर पिकार्ड ने एक बार भी रफी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। और क्योंकि पिकार्ड और रफी न सिर्फ एक साथ जॉब करते थे बल्कि अच्छे दोस्त भी थे, तो इस वजह से रफी और भी ज्यादा गुस्सा थी। और पिकार्ड भी ये बात जानता था कि उसकी ये बहुत बड़ी गलती थी कि इन 14 सालों में उसने एक बार भी रफी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। और अब क्योंकि रफी पिकार्ड से नाराज थी तो इसीलिए रफी पिकार्ड की तरफ गन पॉइंट करते हुए उसे वापस जाने के लिए बोल देती है। और अब रफी को नाराज होता देख पिकार्ड पीछे मुड़ जाता है और धीरे धीरे चलते हुए रफी को यह बताता है कि सीक्रेट रोमिलेंस किलर धरती पर लोगों को मार रहे हैं। अब एक तरफ तो रफी पिकार्ड की बात सुनती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नजर पिकार्ड के फार्म में बनी लिमिटेड एडिशन वाली वाइन 86 पर पड़ती है। और अब पिकार्ड की बात सुनकर और वाइन 86 को देखने के बाद रफी पिकार्ड से बात करने के लिए मान जाती है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिकार्ड अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ सीएनसी क्रिस्टीन कोमोडोर ओ को कांटेक्ट करते हुए उसे बताती है कि पिकार्ड उससे मिलने आया था और उसने मुझे बताया है कि अर्थ पर तालशियार लोगों को मार रहा है। अब इतना बोलने के बाद सीएनसी क्रिस्टीन कोमोडोर ओ को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि अगर तालशियार या फिर कोई भी रोमिलन धरती पर ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रोको और उसे खत्म कर दो। अब इतना ऑर्डर देने के बाद सीएनसी क्रिस्टीन कॉल कट कर देती है और अब कॉल कटते ही कोमोडोर ओ जो कि डायरेक्टर थी स्टारफ्लीट सिक्योरिटी की, वो अपनी जूनियर लेफ्टिनेंट रीजो को अपने पास बुलाकर डाजाशा की मौत के क्लिप को दिखाती है। और अब उन क्लिप को दिखाने के बाद कोमोडोर ओ रीजो को एक क्लिप के अंदर के एक सीन को दिखाती है जिसमें रोमिलेंस के गन की शैडो दिखाई दे रही थी। और अब उस शैडो को दिखाने के बाद कोमोडोर ओ रीजो से बोलती है कि सिर्फ ये इकलौती शैडो हमारे पूरे के पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही हो। पिकार्ड सीएनसी से मिलने आया था, उसने सीएनसी को बताया है कि रोमिलेंस अर्थ पर सीक्रेटली इनलीगल मिशन चला रहे हैं। उसने सीएनसी को ब्रूस मैडॉक्स के जिंदा होने वाली बात भी बताई है और तुम्हारे लोग डाजाशा से इन्फॉर्मेशन लेने में भी नाकामयाब हो गए और इनफैक्ट डाजाशा से इन्फॉर्मेशन लेने से पहले ही उन्होंने डाजाशा को मार दिया। तुम्हारे लोगों की सिर्फ ये एक गलती हमारे सीक्रेट मिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है और हमारी अंडरकवर आइडेंटिटी को कभी भी खोल सकती है, तो इसीलिए ध्यान से काम करो और पिकार्ड का क्या करना है वो मैं देख लूंगी। तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो और ऐसी गलती फिर से न हो पाए, क्योंकि अगर मिशन फेल हुआ तो तुम और तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये बात समझ आ जाती है कि कोमोडोर ओ और लेफ्टिनेंट रीजो ही वो लोग हैं जो आशा सिस्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग स्टारफ्लीट में अंडरकवर होकर तालशियार या फिर जाटवाश के लिए काम कर रहे हैं। अब एक तरफ तो अर्थ पर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोमिलेंस फ्री स्टेट ओन्ड बॉर्ग आर्टिफैक्ट में नेरिक और सोजी के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था और साथ ही सोजी बॉर्ग आर्टिफैक्ट में एक्सपीस पर रिसर्च भी कर रही थी। और ड्यूरिंग रिसर्च हमें ये बात समझ आती है कि सोजी ऐसा बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, क्योंकि जब भी किसी एक्सबी को बेहोश करके बंद किया जा रहा था तो हम देख पाते हैं कि सोजी ऐसा किसी भी एक्सबी के बेहोश होने से पहले उसकी ही लैंग्वेज में उसे ये बोलती थी कि यू आर फ्री नाउ माय फ्रेंड। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बॉर्ग कलेक्टिव एक तरीके से बॉर्ग एम्पायर में हेडक्वार्टर या फिर कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली है, यूएस के अंदर वॉशिंगटन डीसी है और इंसानों के अंदर इंसानों का ब्रेन। इन शॉर्ट बॉर्ग कलेक्टिव किंग है और बॉर्ग क्यूब सेना। बॉर्ग क्यूब बॉर्ग एम्पायर के अलग अलग वर्किंग और एक्टिव क्यूब्स को बोलते हैं और जब कोई बॉर्ग क्यूब किसी कारण से वर्किंग नहीं
रहता या फिर किसी बॉर्ग क्यूब में कोई दिक्कत आ जाती है और वो दिक्कत ऐसी होती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो तब बॉर्ग कलेक्टिव उस बॉर्ग क्यूब से अपना लिंक कट कर लेता है और उसे पावरलेस, बेजान और अकेला छोड़ देता है। और इन्हीं पावरलेस बॉर्ग क्यूब को बॉर्ग आर्टिफैक्ट कहा जाता है। बॉर्ग कलेक्टिव के लिए बॉर्ग आर्टिफैक्ट एक तरीके से शमशान घाट है, बिल्कुल यूजलेस, जिसका बॉर्ग कलेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता। और इसी तरीके के एक बेजान बॉर्ग आर्टिफैक्ट को अब रोमुलन फ्री स्टेट ओन करता था, यानी रोमुलन गवर्नमेंट ओन करती थी, जिसके अंदर सोजियासा अभी भी काम कर रही थी। और यहाँ पर रोमुलेंस एक्सबीस पर रिसर्च किया करते थे। एक्सबीस बॉर्ग कलेक्टिव के पुराने मेंबर्स को कहा जाता है, ऐसे मेंबर्स जो या तो मारे गए हैं या फिर बॉर्ग कलेक्टिव से किसी तरीके से उनका लिंक कट हो चुका है। बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं कि नेरिक हर जगह सोजियासा पर नजर रख रहा है, वो उसे हर टाइम हर समय फॉलो कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि जब नेरिक अपने रूम के अंदर कुछ काम कर रहा होता है तो वहां पर रीजो का होलोग्राम आ जाता है। और अब हमें रीजो और नेरिक की बातों से पता चलता है कि नेरिक और रीजो एक दूसरे के भाई बहन हैं और रीजो बड़ी बहन है और नेरिक छोटा भाई है। और रीजो का जो सीक्रेट मिशन था वो यही था कि नेरिक सोजी को किसी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और फिर जैसे ही वो उसके प्यार के जाल में फंस जाएगी वैसे ही नेरिक सोजी से ब्रूस मैडॉक्स के बनाए गए बाकी एंड्रॉइड्स की लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी पता कर लेगा, ताकि फिर तालशियार और जाटवास ब्रूस मैडॉक्स को मार सकें और साथ ही सोजियासा जैसे बाकी एंड्रॉइड्स को भी खत्म कर सकें। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रीजो नेरिक से बात करते हुए उसे ये वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर तुमने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो कॉमोडोर ओ हम दोनों को मार देगी, तो जल्दी से जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करो। और अब इतना बोलने के बाद रीजो वहां से चली जाती है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पहले तो रफी अपनी 14 साल की लाइफ का सारा दुख सुनाते हुए पिकार्ड पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। मगर फिर जब पिकार्ड रफी से ये बोलता है कि रफी तुम सही थी, तुमने काफी साल पहले मुझसे कहा था कि स्टारफ्लीट और रोमुलेंस के बीच कोई सीक्रेट कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो फेडरेशन और रोमुलेंस के बीच के रिश्तों को ठीक नहीं होने दे रहा। पिकार्ड की बात सुनकर रफी उससे बोलती है कि यह बात मैंने मार्स पर हुए हमले को लेकर कही थी और मैंने ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कह दी थी, मेरे पास मेरी बातों का सबूत भी है और वो सबूत ये बात क्लियरली शो करते हैं कि किसी हाई रैंकिंग स्टारफ्लीट ऑफिसर ने ही मार्स पर हमला करने के ऑर्डर्स दिए थे और उस ऑफिसर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि रोमुलेंस सुपरनोवा रेस्क्यू मिशन को नाकाम किया जा सके। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि रोमुलेंस को 2380 में ये बात पता चलती है कि उनका सन सुपरनोवा ब्लास्ट करने वाला है और जैसे ही रोमुलेंस को ये बात पता चलती है वैसे ही रोमुलेंस अपने होम प्लेनेट को छोड़कर जाने लगते हैं और इसी के साथ रेस्क्यू मिशन भी स्टार्ट हो जाता है जो लगभग 7-8 साल चलता है, क्योंकि 2381 में रोमुलेंस ने फेडरेशन से रेस्क्यू मिशन के लिए हेल्प मांगी थी और पिकार्ड के कहने पर ही फेडरेशन ने रोमुलेंस की हेल्प करने का फैसला भी किया था और इस रेस्क्यू मिशन को यूटोपिया प्लेनेट या शिपयार्ड से हैंडल किया जा रहा था। और फिर उसके बाद जब 2385 में मार्स पर हमला होता है और इस हमले का इल्जाम रोमुलेंस और तालशियार पर लगता है तो फिर उसके बाद फेडरेशन रेस्क्यू मिशन को बंद कर देती है और रेस्क्यू मिशन को बंद करने की वजह से बहुत सारे रोमुलेंस बच नहीं पाते और इसी वजह से बहुत सारे रोमुलेंस सुपरनोवा की चपेट में आकर मारे जाते हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि जो लोग रोमुलेंस की मदद कर रहे थे आखिरकार रोमुलेंस सीक्रेट एजेंसी ने उन्हीं पर हमला क्यों किया, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि रोमुलेंस के अंदर कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रोमुलेंस और फेडरेशन के बीच रिश्ते ठीक हो और इसी वजह से उन लोगों ने यूटोपिया प्लेनेट या शिपयार्ड पर हमला कर दिया था। बैक टू द स्टोरी, रफी अपनी बात बोलने के बाद पिकार्ड से ये बोलकर उसे वहां से भेज देती है कि मैं एक पायलट को जानती हूँ जिसका नाम क्रिस्टोबल रियोज है, शॉर्ट में उसे रियोज बोलते हैं, उसके पास एक अनरजिस्टर्ड स्पेसशिप है, मैं उससे बात कर लूंगी और वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद हम ओकिनावा के डेस्ट्रॉम इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि कॉमोडोर ओ डॉक्टर जुराटी से मिलने आती है और फिर वो जुराटी से उसके और पिकार्ड के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में डॉक्टर जुराटी कॉमोडोर ओ को वो सारी बातें बता देती है जो पिकार्ड और उसके बीच हुई थी। अब इसके बाद शाम होने पर हम देखते हैं कि रफी ब्रूस मैडॉक्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है, तभी उसे पिकार्ड का कॉल आता है जो उसे ये बोलते हुए ब्रूस मैडॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है कि मुझे पता चला है कि तुम ब्रूस मैडॉक्स पर रिसर्च कर रही हो, मैं तुम्हें ब्रूस मैडॉक्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी भेज रहा हूँ, रिसर्च को जारी रखो और जो भी पता चले हमें बताओ। और अब इतना बोलने के बाद पिकार्ड ब्रूस मैडॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन रफी को सेंड करते हुए कॉल को कट कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो रफी को ब्रूस मैडॉक्स की लोकेशन मिल जाती है और हमें पता चलता है कि ब्रूस मैडॉक्स फ्री क्लाउड नाम की एक जगह पर है। फ्री क्लाउड एक इनहेबिटेबल प्लेनेट है, इनहेबिटेबल प्लेनेट उसको कहते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और फ्री क्लाउड अल्फा डोराडस सिस्टम के अंदर है। फ्री क्लाउड प्लेनेट पूरी तरीके से बिजनेस प्लेनेट है जहाँ पर हर तरफ होलोग्राम एड दिखाई दे जाते हैं और यहाँ पर दुनिया भर की चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। इसे आप यूएस का टाइम स्क्वायर या फिर लास वेगस समझ सकते हो या फिर दिल्ली का चांदनी चौक भी समझ सकते हो, जहाँ पर बिजनेस भी है और मौज मस्ती भी और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड भी है और साथ ही यहाँ पर सभी लोग बिजी भी हैं। यहाँ पर हर एक चीज खरीदी और बेची जाती है, बंदे से लेकर बॉर्ग तक, रबड़ से लेकर रोबोट तक। अब एक तरफ तो रफी को ब्रूस मैडॉक्स की लोकेशन मिल गई थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड रियोज से मिलने के लिए और उसके स्पेसशिप की कंडीशन देखने के लिए उसके स्पेसशिप में जाता है। अब यहीं पर हमें ये बात पता चलती है कि रियोज पहले स्टार फ्लीट में एज अ एक्सो यानी कि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम करता था। समझने के लिए सिंपली आपको बताऊं तो रियो
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, यानी कि सेकंड इन कमांड, जो कि स्पेसशिप के कैप्टन से जस्ट सेकंड नंबर की पोजीशन होती है। और ड्यूरिंग मिशन अगर कैप्टन को कुछ भी होता है और उसकी जान चली जाती है तो फिर उसके बाद एक्सो ही शिप को लीड करेगा और वही उसका कैप्टन बनकर काम करेगा। और रियोज स्टारफ्लीट के इबिन मैजिस शिप का एक्सो था और उसका कैप्टन था कैप्टन एलेंजो वेल्देमिर। अब शिप की कंडीशन देखने के बाद पिकार्ड फिर से अर्थ पर जाकर लैरिश और जबान को उसके अंगूरों की खेती का ख्याल रखने को बोलता है और फिर उसके बाद मिशन पर जाने के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लेफ्टिनेंट रीजो के भेजे गए रोमुलन सोल्जर्स आ जाते हैं जो पिकार्ड पर हमला कर देते हैं। अब इस हमले में लैरिस और जबान सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और फिर जैसे ही सभी सोल्जर्स मर जाते हैं वैसे ही एक आखिरी सोल्जर उनके घर में घुस जाता है। और अब इससे पहले कि लैरिस या जबान उस सोल्जर को मार पाते उससे पहले ही डॉक्टर जुराटी वहां आ जाती है जो उस सोल्जर को मार देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड उन सोल्जर्स में से एक जिंदा बचे सोल्जर से पूछताछ करने लगता है तो वो सोल्जर गुस्से में पिकार्ड से बोलता है कि जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो लड़कियां नहीं हैं, वो विनाशकारी हैं, वो सबका विनाश कर देंगी और इसी वजह से हमने एक को मार दिया है और दूसरे को भी हम मार देंगे। अब इतना बोलने के बाद वो सोल्जर पिकार्ड को अपनी भाषा में गाली देते हुए कस्तरीन शब्द का इस्तेमाल करता है। कस्तरीन शब्द का कोई डायरेक्टली मीनिंग तो नहीं बनता, मगर कस्तरीन शब्द को रोमुलेंस के अंदर गाली या फिर किसी को नीचे दिखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब जैसे ही वो सोल्जर पिकार्ड को गाली देता है वैसे ही जबान उस सोल्जर को पीटने लगता है और अब खुद को पिटता देख वो सोल्जर जबान के ऊपर उसी तरीके के ग्रीन कलर के एसिड को थूक देता है जिस तरीके के एसिड से डाश की मौत हुई थी। हालांकि इससे पहले कि जबान उस एसिड से जल पाता उससे पहले ही जबान अपनी जैकेट को उतार देता है और उस सोल्जर के ऊपर फेंक देता है और अब देखते ही देखते वो सोल्जर उस एसिड से जलने की वजह से मर जाता है। अब उस सोल्जर के मरने के बाद पिकार्ड जुराटी से बात करता है तो जुराटी पिकार्ड को बता देती है कि मुझसे मिलने के लिए कॉमोडोर ओ आई थी, उसने मुझसे आपके और मेरे बीच हुई बातचीत को लेकर पूछताछ करी थी और पूछताछ के अंदर मैंने उसे वो सारी बातें बता दी थी जो हम दोनों के बीच हुई थी। और जब कॉमोडोर ओ को मैंने आपके और मेरे बीच हुई सारी बातें बताई तो कॉमोडोर ओ ने मुझे यह बताया कि आप एक स्पेसशिप की मदद से दूसरी डाज आशा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं और क्योंकि डाज आशा जैसी एंड्रॉइड को बनाना मेरा सपना था तो मैं अपने सपने को हकीकत होते हुए देखना चाहती थी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ अपने मिशन पर लेकर जाएं। मैं नहीं जानती कि इन सब में कितना खर्चा आएगा, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं आपके काफी काम आ सकती हूँ क्योंकि आपका मिशन जिस टेक्नोलॉजी को बचाने को लेकर है उसी टेक्नोलॉजी में मैं एक्सपर्ट हूँ। अब हालांकि पिकार्ड बिना रिक्वेस्ट करे भी जुराटी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो ही गया था, बट यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जुराटी पिकार्ड के साथ उसके मिशन पर जाने के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मानो अगर वो पिकार्ड के साथ मिशन पर नहीं गई तो शायद वो मर ही जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिकार्ड जुराटी को मिशन पर ले जाने के लिए मान जाता है, वहीं इन सब के बीच दूसरी तरफ बॉर्ग आर्टिफैक्ट में रोमुलेंस रिक्लेमेशन साइट के अंदर चल रहे बॉर्ग आर्टिफैक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यूक की नजर सूजी पर पड़ती है और वो एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखते हैं कि सूजी एक बेहोश एक्सबी से बड़े प्यार से बात करते हुए उसकी ही लैंग्वेज में उसे बोलती है यू आर फ्री माय नाउ फ्रेंड। और क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर हर सिविलाइजेशन या तो एक्सबीस को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाने में यकीन रखती थी या फिर वो एक्सबीस को खतरा समझकर उन्हें मारने में यकीन रखती थी। ऐसे में सूजी का एक्सबीस को लेकर प्यार और हमदर्दी देखकर यूक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यूक भी खुद एक एक्सबी था और इसी वजह से उसे एक्सबीस का दर्द और तकलीफ समझ आती थी और इसी वजह से उसे सूजी की ये हमदर्दी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और सूजी की इसी अच्छाई को देखकर डायरेक्टर यूक सूजी की काफी टाइम पुरानी रिक्वेस्ट को मानकर उसे रोमुलन प्रोफेसर रामडा का इंटरव्यू लेने की परमिशन दे देता है। असल में रामडा रोमुलन एंशिएंट हिस्ट्री की आखिरी एक्सपर्ट थी और न सिर्फ रामडा को नॉलेज थी बल्कि रामडा ने रोमुलन एंशिएंट हिस्ट्री पे काफी सारी बुक्स भी लिखी थी और सूजी को रामडा के पास जो रोमुलन एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी थी उसमें से ये जानना था कि क्या रोमुलन एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कोई इलाज का तरीका है जिसकी मदद से रोमुलेंस एक्सबीस को ठीक किया जा सके। अब यहाँ पर सूजी पूछताछ में रामडा से ऐसी बातें बोलती है जो उसे खुद भी नहीं पता थी और न ही कभी उसने वो बातें कहीं देखी या सुनी थी। वो रामडा से पूछते हुए बोलती है कि तुम इंपीरियल स्काउटशिप शेनोर पर मौजूद थी जहाँ 25 और पैसेंजर थे और फिर इसके बाद तुम्हारे स्पेसशिप का इस क्यूब से सामना होता है जिसके बाद ये क्यूब तुम्हें एसोमिलेट यानी कि अपने अंदर मिला लेता है और फिर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इस क्यूब्स का सबमैट्रिक्स कोलैप्स हो जाता है और फिर इसके बाद जैसे ही इस क्यूब्स का सबमैट्रिक्स कोलैप्स होने लगता है वैसे ही बॉर्ग कलेक्टिव इस क्यूब से अपना कांटेक्ट कट कर लेता है और बॉर्ग कलेक्टिव के कांटेक्ट कट करते ही ये क्यूब एक आर्टिफैक्ट में बदल जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सूजी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि शेरोन शिप जैसा कोई शिप यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट भी करता है और इसके बावजूद भी सूजी को शेरोन शिप के साथ क्या हुआ और उसके क्रू के साथ क्या हुआ ये सारी बातें अच्छे से पता थी, जैसे कि मानो वो वहीं पर थी। अब यहाँ पर ये सब कब नहीं था कि रामदा जो कि सूजी से पहली बार मिल रही थी वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिली हूँ, मैं तुमसे फ्यूचर में मिली हूँ। और अब इतना बोलने के बाद रामदा सूजी के सामने एक कार्ड को रखते हुए उससे पूछती है कि तुम कौन सी वाली बहन हो, जो मर जाती है या जो जिंदा रह जाती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब रामदा ये बात पूछ रही थी तो हम देख पाते हैं कि जिस कार्ड को रामदा ने सूजी के सामने रखा था उस कार्ड पर भी दो बहनों की फोटो बनी हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सवाल पूछने के तुरंत
तुरंत बाद ही रामदा पागलों की तरह सूजी को देखकर बोलने लगती है कि तुम सब चिन्हक हो, तुम डिस्ट्रॉयर हो। और अब इतना बोलने के बाद रामदा पागलपन की हरकतें करते हुए एक गार्ड की गन छीनकर खुद को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि रामदा ट्रिगर दबा पाती उससे पहले ही सूजी रामदा से गन छीनकर उसकी जान बचा लेती है। और अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि उस रूम के अंदर बैठे सभी पागल रोमिलेंस एक्सपीज सूजी को बड़े गुस्से से घुर्राते हुए देखने लगते हैं। वो सूजी को इस तरीके से घूर रहे थे कि मौका मिलते ही मानो वो सूजी को जान से ही मार देंगे। अब ये सब देखने के बाद सूजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। तो वो अपनी मॉम को कॉल कर पूछती है कि क्या उसकी बहन डाजाशा बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। और अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सूजी के सवाल पर सूजी की एआई मॉम सूजी से झूठ बोलते हुए उसे बोलती है कि बेटा डाज बिल्कुल सही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ और इनफैक्ट उसने एक नया डॉग भी अडॉप्ट करा है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे सूजी की एआई मॉम उससे बात कर रही थी और उसे डाज की फेक इन्फॉर्मेशन दे रही थी, वैसे वैसे सूजी को नींद आ रही थी और वो सो जाती है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सूजी की एआई मॉम इस तरीके से प्रोग्राम हुई थी कि अगर सूजी या डाज में से कोई भी परेशान होती है और उससे ऐसे सवाल पूछने लगती है जिन सवालों का उस एआई मॉम के पास कोई जवाब नहीं होता या फिर वो जवाब छुपाए जाने जरूरी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आशा सिस्टर्स की एआई मॉम उन दोनों को सुला देती है ताकि वो बात और वो सवाल टल जाए। अब सूजी के सोने के बाद उसकी आंख तब खुलती है जब नेरिक उसके रूम में आने के लिए उसके रूम की डोरबेल बजाता है। बेल की आवाज से सूजी की आंख खुल जाती है और फिर जैसे ही नेरिक सूजी के रूम में आता है वैसे ही सूजी उसके साथ होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में नेरिक को बताने लगती है। और वो उससे बोलती है कि नेरिक मैं ऐसी ऐसी बातों को बोल रही हूँ जिनके बारे में ना तो मैंने कहीं पढ़ा है, ना कभी सुना है और ना ही मुझे उनके बारे में कोई भी आइडिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता वो अपने आप मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली कहाँ से आ रही है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि नेरिक सूजी को शांत करते हुए उसके कान में ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं तो क्या तुम मेरी इस बात को सीक्रेट रख पाओगी। नेरिक की बात सुनकर सूजी उससे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को सीक्रेट रख पाऊंगी। और अब जैसे ही सूजी ये बात बोलती है वैसे ही नेरिक उसके कान में बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सूजी। और अब हम देखते हैं कि नेरिक की यह बात सुनकर सूजी पूरी तरीके से शांत हो जाती है और फिर उसके बाद वो नेरिक को गले लगा लेती है। अब इसके बाद नेरिक सूजी से मिलकर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में नेरिक की बहन रीजो उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम्हें सूजी से कोई इन्फॉर्मेशन मिली या फिर नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर नेरिक जवाब में बोलता है कि अभी सिर्फ इतना पता चला है कि सूजी अपनी असलियत नहीं जानती, वो ये बात बिल्कुल नहीं जानती कि वो एक हाईली एडवांस एंड्रॉइड है। रीजो नेरिक की बात सुनकर उसे ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ज्यादा समय नहीं है और अगर तुम अपने काम को नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे प्लान को कैंसिल करते हुए अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगी, जिसके बाद सूजी के साथ क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब इस बातचीत के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि रीजो की ड्रेस स्टार फ्लीट की यूनिफॉर्म जैसी नहीं लग रही थी। असल में जिस तरीके की ड्रेस रीजो ने पहनी हुई थी वो ड्रेस तालशियार के एजेंट्स और ऑफिसर पहना करते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पिकार्ड भी सूजी को बचाने के लिए फाइनली जुराटी के साथ शिप पर आ जाता है। और अब जैसे ही पिकार्ड शिप पर पहुंचता है वैसे ही उसे शिप के अंदर रफी भी मिलती है। पिकार्ड रफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन रफी पिकार्ड को क्लियर करते हुए बोलती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मिशन के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे लिफ्ट चाहिए, मैं रास्ते के अंदर उतर जाऊंगी। और हाँ, ब्रूस मैडॉक्स की लोकेशन मिल चुकी है, ब्रूस मैडॉक्स फ्री क्लाउड पर है और हमें वहीं जाना होगा। और अब हम देख पाते हैं कि एक तरफ तो सूजी अपनी असलियत से बिल्कुल अनजान थी, वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पिकार्ड भी सूजी को बचाने के लिए जुराटी, रीजो और रफी के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 4 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 14 साल पहले जब रोमिलेंस को रेस्क्यू कर अलग अलग प्लेनेट पर बसाया जा रहा था तो तभी काफी सारे रोमिलेंस लोगों के साथ साथ रोमिलन वॉरियर नन के एक ग्रुप को वास्टी नाम के एक प्लेनेट पर बसाया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रोमिलन वॉरियर नन के इस ग्रुप का नाम क्वाथमिलात होता है। क्वाथमिलात ग्रुप की खास बात यह होती है कि इसमें सिर्फ औरतें शामिल हो सकती हैं। क्वाथमिलात हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा होता है और उनकी मदद करने के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। इस ग्रुप का मेन दुश्मन रोमिलन सीक्रेट एजेंसी तालशियार है। क्वाथमिलात के लोग सीधी सीधी और साफ साफ बात करने में यकीन रखते हैं, वो बातों को घुमाते फिराते नहीं है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी सीधी सीधी कही गई बात से किसी को बुरा लग सकता है या फिर किसी को ठेस पहुंच सकती है। क्वाथमिलात के लोग मानते हैं कि बातों को घुमाना यानी कि लोगों को भ्रम में रखने वाली बात है। बैक टू द स्टोरी। अब जब पिकार्ड रेस्क्यू मिशन को लीड करते हुए वास्टी प्लेनेट पर काफी सारे रोमिलेंस और क्वाथमिलात को बसा देता है तो तभी पिकार्ड को एलेनोर नाम का एक बच्चा
मिलता है जिसका ना तो कोई रिलेटिव जिंदा था और ना ही उसकी फैमिली का कोई इंसान जिंदा था। और क्योंकि एलेनोर अब पूरी तरीके से अकेला और अनाथ था, तो इसलिए पिकार्ड क्वात मिलात की औरतों से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे बोलता है कि एलेनोर अनाथ है और उसका कोई भी नहीं है, और क्योंकि ये छोटा है तो इसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इसे सही परवरिश दे सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका ख्याल रखें और इसे पाल पोस के बड़ा करें। अब पहले तो क्वात मिलात की औरतें एलेनोर को अपने पास रखने से मना कर देती हैं, मगर फिर ये सोचकर एलेनोर को रखने के लिए मान जाती हैं कि आखिरकार एक छोटा बच्चा कहाँ जाएगा और उसका ध्यान कौन रखेगा। अब हम देखते हैं कि एलेनोर क्वात मिलात के साथ रहने लगता है, और जब पिकार्ड वास्टी प्लेनेट पर एलेनोर के साथ खेल रहा होता है तभी उसे रफी का कॉल आता है, जो उसे मार्स पर एंड्रॉइड के हमले की इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है कि रोमुलन रेस्क्यू मिशन को रोक दिया गया है और तुम्हें भी जल्दी से वापस आना होगा। अब मार्स पर हमले की बात सुनकर पिकार्ड वास्टी प्लेनेट पर रहने वाले रोमुलेंस लोगों को ये प्रॉमिस करके चला जाता है कि स्टारफ्लीट ने भले ही रेस्क्यू मिशन को रोक दिया है बट वो सबकी मदद जरूर करेगा। अब क्योंकि पिकार्ड के अर्थ पर जाने के बाद उसकी जॉब चली जाती है, तो इसलिए पिकार्ड रोमुलन लोगों से किए गए प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता और इसी वजह से पिकार्ड का किया गया प्रॉमिस टूट जाता है। और क्योंकि पिकार्ड ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, तो इसी वजह से वास्टी पर रहने वाले रोमुलेंस लोग पिकार्ड से नफरत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वॉरियर नन पिकार्ड से नाराज नहीं थी, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग में ये बात सिखाई गई थी कि किसी से भी होप नहीं रखनी चाहिए। कोई तुम्हारी मदद करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पिकार्ड फिर से वास्टी प्लेनेट पर जाने के लिए रियोस से शिप को वास्टी प्लेनेट की तरफ मोड़ने के लिए बोल देता है। और अब जैसे ही रफी को ये बात पता चलती है कि पिकार्ड फिर से वास्टी प्लेनेट पर जाने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हुए उससे कहती है कि वास्टी के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो इसलिए वहां पर मत जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम वॉरियर नन और एलेनोर से मिलने जा रहे हो, मगर वहां पर मत जाओ क्योंकि वहां पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वास्टी के लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं। रफी की इतनी बात बोलने के बाद पिकार्ड रफी को बोलता है कि मैं वास्टी पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं वॉरियर नन्स को अपने मिशन में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर क्वात मिलात की नन हमारे साथ होंगी तो हमारे पास लड़ने के लिए सोल्जर्स होंगे और हमें सोल्जर्स की जरूरत भी है। तो अगर क्वात मिलात की नन हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो हमारे लिए फायदे की ही बात होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड वास्टी प्लेनेट पर जाकर क्वात मिलात की नन से मिलता है। पिकार्ड यहाँ पर एलेनोर से भी मिलता है, जो अब काफी बड़ा हो चुका था और उसे भी क्वात मिलात की नन की तरह ही वॉरियर वाली ट्रेनिंग मिल चुकी थी और अब वो पूरी तरीके से एक सोल्जर भी बन चुका था। बट क्योंकि वो एक मेल था तो इसलिए वो क्वात मिलात का हिस्सा नहीं हो सकता था। अब यहीं पर पिकार्ड वॉरियर नन्स को अपने मिशन के बारे में बताते हुए उन्हें उसके मिशन का हिस्सा बनने का ऑफर देता है, मगर वॉरियर नन की लीडर ये बोलकर पिकार्ड को मना कर देती है कि पिकार्ड मैं चाहती हूँ कि तुम एलेनोर को अपने साथ लेकर जाओ, हम तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर एलेनोर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि क्वात मिलात एलेनोर के लिए नहीं बना है। वो एक मर्द है और वो कभी भी हमारा हिस्सा नहीं बन पाएगा, और मैं जानती हूँ कि अगर वो तुम्हारे साथ गया तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और अगर वो इस मिशन के अंदर मारा भी जाता है तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मरने से पहले वो अपनी लाइफ खुल के जी चुका होगा। अब पिकार्ड वॉरियर नन की लीडर की बात सुनकर एलेनोर से बात करता है और उसे अपने मिशन के बारे में बताते हुए उससे पूछता है कि क्या मेरा मिशन तुम्हारे नियम और तुम्हारे आदर्शों के ऊपर खड़ा उतरा है या नहीं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्वात मिलात के लोग किसी के भी मिशन में तभी शामिल हुआ करते थे जब मदद मांगने वाले का मिशन क्वात मिलात की कंडीशंस पे खड़ा उतरता था और उनके आदर्शों को फुलफिल किया करता था। यानी कि अगर क्वात मिलात के आदर्शों से किसी का भी मिशन मैच नहीं करता था तो वो उसकी मदद नहीं किया करते थे। बैक टू द स्टोरी, एलेनोर पिकार्ड की बात सुनकर उससे गुस्सा करते हुए उसे ये बोलता है कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर चले गए थे, और अब आप मेरे पास आए हैं इतने सालों बाद, तो वो भी अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आप यहाँ से चले जाइए। एलेनोर के ना बोलने के बाद जब पिकार्ड वापस जाने लगता है तो हम देखते हैं कि पिकार्ड वास्टी पर रहने वाले रोमुलेंस के दिल से अपने लिए नफरत खत्म करने की कोशिश करते हुए रोमुलेंस के पास जाकर उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मार्स पर हमला होने के बाद फेडरेशन ने रेस्क्यू मिशन को रोक दिया था और इसी वजह से वो रोमुलेंस की मदद करने के लिए वापस नहीं आ पाया था। अब पिकार्ड की सफाई सुनने के बाद भी रोमुलेंस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो उसे लड़ना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे, क्योंकि पिकार्ड ने अपना वादा तोड़ा था और इसी वजह से वास्टी पर रहने वाले रोमुलेंस की जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी थी। और अब इससे पहले कि कोई भी रोमुलेन पिकार्ड को नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर एलेनोर आ जाता है और वो उन सभी रोमुलेंस को मार देता है जो पिकार्ड से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जैसे ही एलेनोर रोमुलेंस को मारता है, वैसे ही रियोज पिकार्ड और एलेनोर को टेलीपोर्ट करके शिप के अंदर ले आता है। और अब शिप के अंदर आने के बाद पिकार्ड एलेनोर से बोलता है कि तुम मेरे मिशन पर मेरे बिना ऑर्डर्स के किसी को भी नहीं मारोगे, तो कसम खाओ तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। पिकार्ड की बात सुनकर एलेनोर कसम खाता है और वादा करता है कि वो बिना पिकार्ड के ऑर्डर्स के किसी को भी नहीं मारेगा। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट में सोजी रामडा का इलाज कर रही
होती है कि तभी वहाँ पर नेरिक आ जाता है, जिसके फेस पर रामडा के लिए फिक्र थी। और यहाँ नेरिक सोजी से ये भी बोलता है कि तुम रामडा का ख्याल रख रही हो, तुम काफी अच्छी इंसान हो। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सीरीज के अंदर तो अभी तक ये बात नहीं बताई गई, बट स्टार ट्रेक यूनिवर्स में रामडा नेरिक और रीजो की रियल आंटी है, और रामडा ने ही नेरिक के मॉम डैड की मौत के बाद नेरिक और रीजो को पाल पोस कर बड़ा करा है। बैक टू द स्टोरी, सोजी को अब नेरिक पर शक होने लगा था, क्योंकि नेरिक के पास ना तो कोई आईडी कार्ड था और ना ही वो किसी पोजीशन पर था, और बिना किसी आईडी कार्ड और बिना किसी पोजीशन के नेरिक पूरे आर्टिफैक्ट के अंदर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता था, वो जहाँ चाहे वहाँ जाता था। अब एक तरफ तो सोजी को शक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोजी और नेरिक के बीच लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि नेरिक सोजी से सवाल कर रहा होता है कि जिस शिप पर बैठकर सोजी आर्टिफैक्ट में आई थी, उस शिप की पैसेंजर लिस्ट के अंदर सोजी का नाम ही नहीं था, तो आखिरकार सोजी उस शिप के अंदर बैठी कैसे और यहाँ तक ट्रेवल करके कैसे आ गई, जब उसका नाम पैसेंजर लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं था। अब यहाँ पर हम ये बात नोटिस कर पाते हैं कि अगर पैसेंजर लिस्ट के अंदर सोजी का नाम ना होना कोई टेक्निकल ग्लिच होता तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी सोजी के लिए। वो नेरिक को सीधा सीधा क्लियर कर सकती थी कि ये एक सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है, मगर सोजी नेरिक के इस सवाल को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब नेरिक सो रहा होता है, तभी वहां पर नेरिक की बहन आ जाती है, जो उसे ये वार्निंग देकर चली जाती है कि सोजी से जल्द इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके इस्तेमाल करूंगी, जिसके नतीजे बहुत खराब होंगे। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड का शिप अपनी मंजिल फ्री क्लाउड की तरफ निकलने ही वाला होता है कि तभी वाष्टी की लोकल क्रिमिनल गैंग कारखानदार का स्पेसशिप पिकार्ड के शिप के ऊपर हमला कर देता है। और अब इन दोनों शिप के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक छोटा अननोन शिप भी आ जाता है, जो पिकार्ड की मदद करते हुए कारखानदार के शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते पिकार्ड का शिप और वो अननोन शिप दोनों मिलकर कारखानदार के शिप के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब क्योंकि वो अननोन शिप छोटा था, तो इसलिए कारखानदार के शिप के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी कारखानदार का शिप उस छोटे शिप को डैमेज कर देता है। और इससे पहले कि वो छोटा शिप डैमेज होने की वजह से ब्लास्ट हो पाता, उससे पहले ही उस शिप का पायलट पिकार्ड से मदद मांगते हुए पिकार्ड के शिप में आने की परमिशन मांगता है। पिकार्ड से मदद मांगते ही पिकार्ड उस पायलट को शिप में लाने के लिए ऑर्डर्स देता है, और ऑर्डर्स मिलते ही रियोज उस पायलट को टेलीपोर्ट करके अपने शिप के अंदर ले आता है। पायलट के शिप में आते ही पिकार्ड उस पायलट को देखकर पहचान जाता है। वो पायलट एक एक्सपी होती है, जिसका नाम 7 of 9 होता है, जो पहले एक बॉर्ग थी और बॉर्ग बनने से पहले एक ह्यूमन थी, और उसका इंसानी नाम अनिका हंसेन होता है। और एक्सपी बनने के बाद जब रोमुलेंस को मदद की जरूरत पड़ी थी, तो तब 7 of 9 ने फेनरिस रेंजर नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ये ग्रुप वाष्टी के लोगों की सिक्योरिटी करता था और उनकी मदद भी करता था, लेकिन क्योंकि फेनरिस रेंजर्स के पास पैसों की कमी थी, तो इसी वजह से आगे चलकर कारखानदार जैसे क्रिमिनल ग्रुप का वाष्टी पर कंट्रोल बढ़ने लगता है, और फेनरिस रेंजर्स का ग्रुप पैसों की कमी से बुरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। बैक टू द स्टोरी, अब क्योंकि 7 of 9 और पिकार्ड एक दूसरे को जानते थे, तो इसलिए जैसे ही 7 of 9 शिप पर आती है, वैसे ही वो पिकार्ड से ये बोलती है कि पिकार्ड, तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मेरा शिप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो अब तुम्हें मुझे एक शिप देना होगा। और अब इतना बोलते ही 7 of 9 बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 5 एपिसोड शुरू होता है, और हम देखते हैं कि 13 साल पहले हाइपरटीटा सिस्टम के प्लेनेट वर्जेसन में बेजेजल नाम की एक यूनिवर्सल क्रिमिनल की 7 डूम्स की एक लैब होती है। इन लैब्स के अंदर बेजेजल के साइंटिस्ट बेजेजल के लिए एक्सबीस के अंदर लगी हुई बॉब टेक्नोलॉजी को निकालने का काम करते हैं, और वो भी एक्सबीस को बिना बेहोश करे, बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी के साथ। यानी कि एक्सबीस के अंदर से जब बॉब टेक्नोलॉजी को निकाला जाता है, तो उन्हें पूरी तरीके से तड़पाया जाता है, दर्द फील कराया जाता है। और इन्हीं तड़पते एक्सबीस में से एक एक्सपी होता है आइचैप, जो कि पहले एक बॉर्ग था और फिर उसके बाद स्टार फ्लीट में काम करने लगा, और फिर अंत में वो फेनरिस रेंजर बन गया। आइचैप बुंडाली सिविलाइजेशन से होता है, और 7 of 9 इसे अपने बेटे की तरह मानती है। अब हम देखते हैं कि जब बेजेजल के साइंटिस्ट आइचैप को तड़पाते हुए उसके अंदर से कॉर्टिकल नॉड को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तभी वहां पर 7 of 9 आ जाती है, जो सभी साइंटिस्टों को मारकर आइचैप को बचा लेती है। लेकिन 7 of 9 ने आने में काफी देरी कर दी थी, क्योंकि आइचैप की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो जीना नहीं चाहता था। और अब हम देखते हैं कि 7 भी आइचैप की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए उसे इच्छा मृत्यु देते हुए उसे मार देती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कॉर्टिकल नॉड एक तरीके का हेल्थ डिवाइस और ब्रेन की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला डिवाइस होता है, जो बॉर्ग के हर एक सदस्य के अंदर लगाया जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम प्रेजेंट से ठीक 2 वीक पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस मैडॉक्स फ्री क्लाउड पर बेजेजल के अड्डे पर आता है और उससे मदद मांगते हुए उसे छुपाने के लिए बोलता है। ब्रूस मैडॉक्स बेजेजल से इसलिए मदद मांग रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने ब्रूस मैडॉक्स की पूरी लैब और उसके सारे के सारे वर्क को मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट से बर्बाद कर दिया था, और अब वही लोग ब्रूस मैडॉक्स की जान के पीछे भी पड़े हुए थे। ब्रूस के हिसाब से वो लोग और कोई नहीं बल्कि तालशियार थे, लेकिन ब्रूस मैडॉक्स कंफर्म नहीं था कि वो तालशियार के ही लोग थे, बस उसे ऐसा लग रहा था।
और अब हम देखते हैं कि बेजेजल को जैसे ही पूरी बात का पता चलता है वैसे ही वो ब्रूस को धोखा देते हुए उसकी मदद करने के बजाय उसे कैदी बना लेती है और उसे तालशेयर को बेचने का इंतजाम करने लगती है। हालांकि उसे ब्रूस को तालशेयर को ही बेचना था, लेकिन फिर भी वो ब्रूस को बेचने के लिए ओपन बिडिंग का रास्ता चुनती है, यानी कि जो भी ब्रूस मैडॉक्स के बदले बेहतर डील देगा बेजेजल उसी पार्टी को ब्रूस को बेच देगी। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पिकार्ड और सेवन एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन दोनों को अकेले रूम में बात करता देख रियोज रफी से पूछता है कि पिकार्ड और सेवन आपस में क्या बात कर रहे हैं। रियोज का सवाल सुनकर रफी उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता वो लोग क्या बात कर रहे हैं, और इतना बोलने के बाद रफी रियोज को बताती है कि क्या तुम जानते हो कि पिकार्ड भी कुछ टाइम के लिए बॉर्ग के कंट्रोल में था और वो भी एक बॉर्ग था, यानी कि पिकार्ड एक एक्सपी है और कुछ समय के लिए उसकी बॉडी के साथ भी बॉर्ग टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया था, लेकिन पिकार्ड सिर्फ 6 दिनों के लिए ही बॉर्ग बनकर रहा था, उसके बाद उसे बचा लिया गया था। अब यहाँ जब रियोज और रफी बात कर रहे होते हैं तो हम एक चीज को नोटिस कर पाते हैं कि रफी किसी इंसान का बायोडाटा देख रही होती है जिसका नाम गैब्रियल हवोंग होता है, जो फ्री क्लाउड के फ्री बैंक के अंदर काम करता है, और उसकी वाइफ एक रोमिलन होती है जिसका नाम पैल होता है। पैल प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली होती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि गैब्रियल हवोंग रफी का बेटा होता है जो कि फ्री क्लाउड पर काम करता है और यहीं रहता है, और सालों से वो अपनी माँ से मिला भी नहीं है। और अब हमें यहाँ पर यह बात समझ आ जाती है कि रफी असल में फ्री क्लाउड तक लिफ्ट लेना चाहती थी, और जब उसे ये बात पता चली कि ब्रूस मैडॉक्स फ्री क्लाउड पर है तो उसे अपने बेटे से वापस मिलने का एक रास्ता मिल गया, और इसी वजह से उसने पिकार्ड के मिशन पर आने का फैसला करा। हालांकि उसका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था, और इसके पीछे कारण ये था कि जब रफी का बेटा छोटा था तो तब रफी ने मार्स पर हुए हमले की असलियत जानने के चक्कर में खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लिया था कि रफी ना तो अपने बच्चे को टाइम दे पा रही थी ना ही अपने पति को, यानी कि रफी ने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया था और पूरी तरीके से सिर्फ मार्स की इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी, और इसी वजह से गैब्रियल को उसके डैड ने ही अकेले पाल पोस कर बड़ा करा था, और रफी के इसी इग्नोरेंस की वजह से उसका बेटा उससे नफरत करने लगा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जुराटी अकेले में बैठकर एक वीडियो क्लिप को देख रही होती है, और इस वीडियो क्लिप में हम देख पाते हैं कि वो और ब्रूस मैडॉक एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं, और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ब्रूस मैडॉक्स और जुराटी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और जुराटी ब्रूस मैडॉक से बहुत प्यार करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज का शिप फ्री क्लाउड तक पहुंच जाता है, और अब फ्री क्लाउड पर पहुंचने के बाद सभी को पता चलता है कि बेजेजल ने ब्रूस को बेचने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट रखा है, और ये अमाउंट इतना बड़ा होता है कि पिकार्ड इस अमाउंट को नहीं दे सकता था। और अब इतनी बड़ी कीमत को देखने के बाद सब ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से ब्रूस मैडॉक्स को बेजेजल के पास से छुड़ाया जाए, और जब सब ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेवन आ जाती है जो सबको बोलती है कि बेजेजल को ब्रूस के बदले मुझे सौंप दो, वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और चुपचाप ब्रूस के बदले मुझे खरीद लेगी, क्योंकि मैं एक एक्स भी हूँ और पूरे यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हूँ। अब सेवन का ये आइडिया सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और इसी वजह से रफी सेवन को एक डिवाइस देते हुए उससे बोलती है कि जब तुम्हें स्कैन किया जाएगा ये जानने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना मशीन और कितना बॉर्ग टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो ये डिवाइस स्कैनर को गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए बताएगा कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा बॉर्ग टेक्नोलॉजी भरा हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा भरी होगी कि आज तक किसी भी एक्सबी के अंदर इतनी बॉर्ग टेक्नोलॉजी नहीं मिली होगी, और इसी वजह से डील करने में आसानी हो जाएगी। अब रफी सेवन से बात करने के बाद सभी से अपना होलिया बदलने को बोलती है, और इसी के साथ सभी के लिए एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करके उन्हें दे देती है, और फिर उसके बाद उन्हें प्लान समझाने लगती है। और प्लान सिंपल था। प्लान ये था कि ब्रूस के मिलते ही और डील फाइनल होते ही सबको ब्रूस के साथ शिप पर टेलीपोर्ट कर लिया जाएगा, और सबको शिप पर टेलीपोर्ट करने का काम जुराटी का होगा। टेलीपोर्ट करने का काम रफी ने जुराटी को इसलिए दिया था क्योंकि जिस बीच ये प्लान एग्जीक्यूट करा जा रहा होगा उस बीच रफी शिप के अंदर नहीं होगी, वो उस बीच अपने बेटे के पास होगी उसकी फैमिली के साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लान के हिसाब से रियोज डील करने के लिए बेजेजल के राइट हैंड और उसके मेन सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर वेब से मिलता है। मिस्टर वेब एक मेल बीटा अनारी होता है। बीटा अनारी प्रजाति की खासियत ये होती है कि वो सूंघकर लोगों के अंदर का झूठ पहचान सकते हैं, यानी कि कोई भी बीटा अनारी इसके सामने झूठ नहीं बोल सकता, और ताकि मिस्टर वेब के सामने रियोज का झूठ पकड़ा ना जाए इसीलिए रियोज की बॉडी में बीटा ब्लॉकर, एनियोक्सिलेटिक और बेंजोस को इंजेक्ट किया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉकर की वजह से रियोज के हर झूठ को मिस्टर वेब सच मानने लगता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ सही चलने लगता है और डील ऑलमोस्ट फाइनल होने ही वाली होती है कि तभी बेजेजल सेवन को देखकर उसके रियल नाम अनिका से उसे पुकारती है, और क्योंकि पिकार्ड को सेवन का असली नाम नहीं पता था तो इसीलिए वो अनिका नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। और अब पिकार्ड को हैरान देख बेजेजल की टीम पिकार्ड के लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि बेजेजल ने सेवन को पहले भी एक बार कैदी बनाया था, और सेवन पहले भी बेजेजल की कैद से भाग चुकी थी, और अब इससे पहले कि बेजेजल के लोग पिकार्ड के लोगों को कुछ कर पाते उससे पहले ही सेवन अपने हथकड़ियों को खोलकर बेजेजल के गले को पकड़ लेती है और फिर उसकी टीम को गन नीचे करने को बोलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलेनोर बेजेजल की टीम को गन पॉइंट पर ले लेता है, और अब पिकार्ड को भी ये बात समझ आ गई थी कि सेवन बेजेजल
के पास पिकार्ड की मदद करने के लिए नहीं आई थी, वो तो बेजेजल से अपने बेटे जैसे आइजैक की मौत का बदला लेने के लिए आई थी। अब इसके बाद पिकार्ड के पूछने पर सेवन आइजैक की मौत की पूरी कहानी बता देती है और सब कुछ बताने के बाद सेवन पिकार्ड को बोलती है कि तुम ब्रूस को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मुझे बेजेजल से आइजैक की मौत का बदला लेना है। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड सेवन की बात सुनकर उसे शांति और अहिंसा का ज्ञान दे ही रहा होता है कि तभी मिस्टर वेब चुपके से पिकार्ड की तरफ अपनी हिडन गन को पॉइंट करते हुए फायर करने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर वेब के ऊपर रियोज हमला कर देता है और मिस्टर वेब को मार देता है। और अब मिस्टर वेब को मारने के बाद रियोज सेवन को समझाता है कि देखो सेवन, अगर तुमने बेजेजल को मार दिया तो हम सब के ऊपर बाउंटी इनाम रखा जाएगा, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं तो इस बाउंटी इनामों से बच जाऊंगा, मगर इस बूढ़े पिकार्ड और इस छोटे बच्चे एलेनोर की जान की चिंता करो, क्योंकि जैसे ही हम सबके ऊपर बाउंटी रखी जाएगी वैसे ही सबसे पहले और सबसे आसान शिकार पिकार्ड और एलेनोर ही बनेंगे। और इसी वजह से वो पिकार्ड और एलेनोर की जान बचाने के लिए बेजेजल को जिंदा छोड़ देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी टीम और ब्रूस के साथ शिप पर वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब टेलीपोर्ट होने के बाद ब्रूस को सिक बे के अंदर इलाज के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि ब्रूस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेवन पैटर्न इनहेंसर को उठाकर पिकार्ड से बोलती है कि मुझे फ्री क्लाउड पर उतरना है, क्योंकि मेरे लोग मेरे लिए न्यू शिप लेकर आने वाले हैं, तो अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो 2 फेजर मुझे दे दो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मुझे फेजर की जरूरत पड़ेगी। पिकार्ड सेवन की बात सुनकर उसे 2 फेजर देने के लिए मान जाता है। और अब सेवन पिकार्ड को अपना कॉन्टेक्ट चिप देकर उसे बोलती है कि तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और फिर उसके बाद सेवन फेजर को लेकर बेजेजल के क्लब में टेलीपोर्ट हो जाती है और फिर पहले तो बेजेजल को मार देती है और फिर उसके बाद उसकी पूरी आर्मी से लड़ने लगती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सेवन ने पिकार्ड से झूठ बोला था, उसका यहाँ पर कोई भी शिप नहीं आने वाला। उसने तो पिकार्ड से 2 फेजर्स को इसलिए लिया था ताकि वो बेजेजल से बदला ले सके, उसे जान से मार सके। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी अपने बेटे से बड़ी उम्मीद से मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है। और जब रफी अपने बेटे के पास पहुंचती है तो उसे लग रहा था कि उसका बेटा उसे इतने साल बाद देखकर माफ कर देगा, उसे गले लगा लेगा। लेकिन जब रफी अपने बेटे से मिलती है तो बिल्कुल उल्टा ही होता है। रफी का बेटा उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि रफी का बेटा रफी से बहुत ज्यादा नफरत करता था और वो उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। और अब जब रफी को ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि उसकी बेटी की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है, तो आखिरकार रफी अपनी प्रेग्नेंट बहू को ब्लेसिंग्स देकर वहां से चली जाती है और वापस से रियोस के शिप में आ जाती है। यानी कि अब वो फिर से पिकार्ड के मिशन से जुड़ चुकी थी और अब उसे ये एहसास हो चुका था कि अब उसका कोई भी परिवार नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो टूटी हुई रफी को होप देने के लिए पिकार्ड रफी के रूम के बाहर खड़ा होकर उसे ये बोलकर चला जाता है कि वेलकम होम रफी। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस, जिसे ये लग रहा था कि अब वो वापस अपने घर जा पाएगा और जुराटी के साथ अपनी एक अच्छी और शांति वाली लाइफ बिता पाएगा, उसका भी दिल और सांसें टूटने लगती हैं, क्योंकि जुराटी ब्रूस के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देती है और इसी वजह से ब्रूस मरने लगता है। जुराटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब कॉमोडोर ओ जुराटी से मिलने आई थी तो उसने जुराटी को एंड्रॉइड्स के बनने के बाद होने वाली तबाही की एक झलक दिखाई थी और ये झलक उसी भविष्यवाणी का हिस्सा थी जिस भविष्यवाणी के हिसाब से रोमुलन सीक्रेट ग्रुप जाटवाश ये मानता था कि एंड्रॉइड्स के बनने के बाद एंड्रॉइड्स पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बन जाएंगे और वो पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देंगे क्योंकि वो विनाशकारी होंगे। और इसी भविष्यवाणी की झलक को देखने के बाद जुराटी तब से कॉमोडोर ओ के लिए काम करने लगती है और जुराटी का मिशन था ब्रूस और उसके एंड्रॉइड्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना ताकि यूनिवर्स सुरक्षित और सेफ रह सके। और अब हमें यहाँ पर यह भी समझ आ जाता है कि जब पिकार्ड के घर पर कॉमोडोर ओ के लोगों ने हमला किया था तो वहाँ पर जुराटी बाय लक नहीं आई थी, असल में वो वहाँ पर आई ही इसीलिए थी ताकि वो एक सोल्जर को मारकर हीरो बन सके और फिर उसके बाद वो पिकार्ड का दिल जीतकर उसके मिशन का हिस्सा बन जाए। और अब रफी की टूटती हुई होप और ब्रूस मैडॉक्स की टूटती हुई सांसों के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि सोजी एक सपना देख रही थी और इस सपने को सोजी अक्सर देखा करती थी। सपने के अंदर हम देखते हैं कि सोजी बहुत छोटी होती है और वो अपने हाथ में एक टेडी बेयर को लेकर अपने डैड की लैब की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही सोजी अपनी डैड की लैब में घुसती है तो वैसे ही उसके डैड उस पर बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। उसके डैड की ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि सोजी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और फिर सोजी की आंख खुल जाती है। अब यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि सपने के अंदर सोजी अपने डैड का फेस नहीं देख पाती और ये चीज सोजी के साथ हमेशा हुआ करती थी। सोजी सपने के अंदर अपने डैड का फेस कभी भी नहीं देख पाती थी, जो कि नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी इंसान को जानते हो या फिर किसी रिश्ते को आप जानते हो और उसका चेहरा आपने देखा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सपने के अंदर अगर वो इंसान आपको दिखाई दे या फिर वो रिश्ता आपको दिखाई दे तो आप उस रिश्ते से जुड़े हुए इंसान का चेहरा सपने में ना देख पाओ। यानी कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है या फिर आपके पेरेंट्स ही हैं और अगर वो आपके सपने में आते हैं तो डेफिनेटली आप उनका फेस जरूर देखोगे। तो सोजी के साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज होती थी कि वो अपने डैड का फेस कभी भी नहीं देख पाती थी। अब नींद खुलने के
बाद सोजी अपने सपने के बारे में नेरिक को बताती है और नेरिक ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सोजी को सपने भी आते हैं। और वो हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि सोजी एक एंड्रॉइड होती है और मशीनों को सपने नहीं आते। और अब यहीं पर नेरिक ये बात समझ जाता है कि जरूर सोजी को बनाने वाले ने सोजी के सपने में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर छुपाई होगी जिससे सोजी को समय आने पर अपनी असलियत के बारे में पता चल जाए और उसे ये भी पता चल जाए कि सोजी का असली मकसद क्या है और उसका घर कहाँ पर है और उसके लोग कहाँ पर हैं। और अब यहाँ पर नेरिक ये भी समझ जाता है कि वो सोजी के सपनों के जरिए उस लोकेशन के बारे में पता कर सकता है जहाँ पर सोजी जैसे बाकी एंड्रॉइड्स रह रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट उन एंड्रॉइड्स की लोकेशन के बारे में ना भी पता चल सका तो एटलीस्ट नेरिक को उस लोकेशन के बारे में तो पता चल ही जाएगा जहाँ पर सोजी जैसे बाकी एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर बनाया गया है और जहाँ पर सोजी जैसे बाकी सभी एंड्रॉइड्स का डेटा स्टोर करा गया है। और अगर एक बार नेरिक को एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर मिल गया तो फिर उसके बाद जाटवाश सभी एंड्रॉइड्स को खत्म कर पाएगा और होने वाली तबाही को भी रोक पाएगा। अब हम देखते हैं कि सोजी के सपने के बारे में जानने के बाद नेरिक अपने रूम में जाता है जहाँ उसकी बहन रीजो उसका पहले से ही वेट कर रही थी और वेट करते करते रीजो नेरिक के एक क्यूब जैसे टॉय के साथ खेल भी रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेरिक जैसे ही अपने रूम में आता है तो वैसे ही वो रीजो को ये बात बता देता है कि सोजी को सपने भी दिखाई देते हैं। सपनों की बात सुनकर रीजो को कुछ खास खुशी नहीं होती और अब रीजो सोजी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के मिशन को अपने हाथ में लेने लगती है। मगर तभी नेरिक अपनी आवाज को तेज करते हुए रीजो से कहता है कि तुम समझो इस बात को, एंड्रॉइड्स को सपने नहीं आते और ना ही नॉर्मली एंड्रॉइड्स को सपने देखने के लिए प्रोग्राम करा जाता है। तो यानी कि अगर सोजी को सपने आते हैं तो जरूर उसके सपनों में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर छुपी हुई है जिसकी मदद से या तो हम सोजी जैसे बनाए गए और एंड्रॉइड्स को ढूंढ सकते हैं या फिर एटलीस्ट अगर उन एंड्रॉइड्स को नहीं भी ढूंढ पाए तो एटलीस्ट उस जगह को तो जरूर ढूंढ पाएंगे जिस जगह पे इन सभी एंड्रॉइड्स का डेटा सेंटर है या फिर इन लोगों का होमलैंड है। अब हम देखते हैं कि रीजो नेरिक की बात सुनकर उसे मिशन कंटिन्यू करने के लिए बोल देती है और अब परमिशन मिलते ही नेरिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सोजी के पास जाता है और उसे बताता है कि आर्टिफैक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए हम यहाँ पर हर एक चीज पर नजर रखते हैं और साथ ही अजीब चीजों को डिटेक्ट करते रहते हैं और जैसे ही हमें कोई अजीब चीज पता चलती है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। और जानती हो इसी नजर रखने की वजह से मुझे ये बात पता चली कि जब भी तुम और तुम्हारी मॉम वीडियो कॉल करती हो तो हमेशा जब भी वीडियो कॉल करी जाती है तो वो वीडियो कॉल एग्जैक्ट 70 सेकंड की होती है, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज्यादा, ना 69 सेकंड ना 71 सेकंड, हमेशा करेक्ट 70 सेकंड की वीडियो कॉल होती है। ये थोड़ी स्ट्रेंज बात नहीं है। अब नेरिक की बात सुनकर सोजी थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपनी मॉम को कॉल कर उससे अपने सपने के बारे में बात करती है और साथ ही पूछती है कि उसके डैड कहाँ पर हैं। सोजी का सवाल सुनकर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड लैब के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अब हम देखते हैं कि हमेशा की तरह फिर से सोजी की एआई मॉम सवालों से बचने के लिए सोजी को सुलाने लगती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा काम कर रही हो और इसी वजह से तुम काफी थकी हुई लग रही हो, तो एक काम करो आज ऑफिस मत जाओ और आराम करो। और अब जैसे ही सोजी की एआई मॉम ये बात बोलती है वैसे ही सोजी को धीरे धीरे करके नींद आने लगती है। लेकिन इस बार सोजी अपनी मॉम के झांसे में नहीं आने वाली थी और अब हम देखते हैं कि सोजी खुद को जगाए रखने के लिए पास रखे पेंट टूल में से एक पेंट नाइफ को उठाकर अपने हाथ में घुसाने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही सोजी उस नाइफ को अपने हाथ में घुसाने की कोशिश करती है तो वो नाइफ बुरी तरीके से मुड़ जाता है और फिर उसके बाद सोजी फिर एक बार बेहोश हो जाती है। लेकिन शायद इस बार सोजी को अपनी असलियत जानने से कोई भी नहीं रोक सकता था, ना उसकी आर्टिफिशियल मॉम ना ही कोई और अब हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी देर बाद सोजी की आंख खुलती है तो वैसे ही वो अपने रूम में रखी अपनी फैमिलीज की चीजों को इकट्ठा करती है, जैसे कि अपनी और अपनी बहन की फोटोग्राफ्स, अपने पुराने टॉयज, अपने बचपन की पेंटिंग, अपनी डायरी और अपने डैड के दिए हुए लॉकेट। इन सारे सामानों को वो इकट्ठा करके एक एक करके कार्बन डेटिंग डिवाइस से स्कैनिंग करने लगती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि ये सारी चीजें कितने साल पुरानी हैं। अब स्कैन करने पर सोजी को बार बार यही पता चल रहा था कि सोजी की हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले बनी थी, चाहे वो उसकी पेंटिंग हो, चाहे वो उसकी और उसकी बहन की फोटो हो, चाहे उसकी पर्सनल डायरी हो और आखिर में चाहे फाइनली उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब उसका वो लॉकेट ही क्यों ना हो, वो लॉकेट जिसको वो अपने दिल से कभी दूर नहीं करती थी, वो लॉकेट जो उसके और उसकी बहन के बीच के एक अटूट रिश्ते का सिंबल था, वो लॉकेट जो उसकी मेमोरी के हिसाब से उसके डैड ने उसे दिया था, वो लॉकेट जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा था। और अब जैसे ही सोजी को ये बात पता चलती है कि उसकी हर एक चीज, हर एक यादें सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले बनी थी, तो वैसे ही सोजी बुरी तरीके से टूट जाती है, रोने लगती है और बिखर जाती है, मानो जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसकी पूरी जिंदगी झूठ हो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड, एलेनोर और जुराटी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जुराटी झूठ बोलते हुए पिकार्ड को बताती है कि जिस समय फ्री क्लाउड से ब्रूस को लाया गया था तो उस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि फ्री क्लाउड पर ब्रूस के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी और इसी मारपीट की वजह से ब्रूस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि आखिरकार जुराटी भी उसे बचा नहीं पाई। अब यहाँ पर पिकार्ड जुराटी की बातों को सुनने के बाद उसे बताता है कि ब्रूस ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उसने डाज और सोजी को
इसलिए बनाया था ताकि डाज और सोजी दोनों मिलकर बैन करवाने के पीछे की जो असली साजिश थी उसके बारे में पता कर सकें और ये भी पता कर सके कि आखिरकार मंगल के पर हुए हमले के पीछे कौन था। और इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रूस ने डाज को डेस्ट्रॉम इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया था और सोजी को रोमुलेंस कंट्रोल्ड आर्टिफैक्ट में एज अ साइंटिस्ट भेजा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेस्ट्रॉम इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ब्रूस मैडॉक्स और जुराटी ने मार्स पर काम करने वाले एंड्रॉइड्स को बनाया था और उसके अलावा फेडरेशन के लिए बाकी एंड्रॉइड्स भी यहीं पर बने थे। और अब हम देखते हैं कि आपस में बात करते करते अचानक से जुराटी बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में भी बात करने लगती है। और अब जैसे ही जुराटी बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में बात करती है तो वैसे ही पिकार्ड बॉर्ग और बॉर्ग क्यूब के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाता है और फिर वो वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। अब अपने रूम में जाने के बाद पिकार्ड आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी निकालकर उसके बारे में पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि आर्टिफैक्ट के अंदर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम बॉर्ग रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर ह्यूग होता है जो पिकार्ड का काफी अच्छा दोस्त होता है। और अब जैसे ही पिकार्ड को ये बात पता चलती है कि ह्यूग भी आर्टिफैक्ट पर है और वो एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी है तो वैसे ही उसे आर्टिफैक्ट में जाने का और सोजी को बचाने का रास्ता मिल जाता है। और अब पिकार्ड प्लान बनाता है कि वो फेडरेशन की तरफ से एक डिप्लोमेट की हैसियत से आर्टिफैक्ट में जाएगा और ह्यूग के साथ मिलकर सोजी को बचा लेगा। और अब प्लान के हिसाब से पहले तो नशे में धुत रफी अपने स्टार फ्लीट की पुरानी दोस्त एमिली को कॉल करती है और उससे पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा देने की रिक्वेस्ट करते हुए उसे बताती है कि हम 3 घंटे के अंदर रोमुलन स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे और अगर तब तक तुमने पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा नहीं दिया तो फिर तुम ये बात जानती हो कि पिकार्ड को देखते ही रोमुलन बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे और उन्हें लगेगा कि फेडरेशन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और फिर उसके बाद जंग शुरू हो जाएगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर एक बार रोमुलेंस ने बिना डिप्लोमेट वीजा के साथ पिकार्ड को पकड़ लिया तो वो फेडरेशन की एक भी बात नहीं सुनेंगे, चाहे फिर फेडरेशन कितनी बार भी ये बात बोलती रहे कि उनका पिकार्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेंगे। वो पिकार्ड को देखने के तुरंत बाद फेडरेशन के ऊपर हमला कर देंगे और फिर उसके बाद जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगी। तो अगर तुम नहीं चाहती होगी किसी भी तरीके की एक वॉर हो तो तुम पिकार्ड को डिप्लोमेट वीजा दे दो। और अब हम देखते हैं कि एमिली रफी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर उसके बाद वो तुरंत पिकार्ड को 24 घंटे का डिप्लोमेट वीजा देते हुए रफी को ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि रफी आइंदा मुझे किसी भी मदद के लिए कॉल मत करना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। और हाँ, वीजा 24 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा तो वीजा एक्सपायर होने से पहले निकल जाना और मैंने डिप्लोमेट वीजा सिर्फ और सिर्फ पिकार्ड को दिया है तो सिर्फ पिकार्ड इकलौता आर्टिफैक्ट के अंदर जा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि वीजा मिलते ही रियोज रफी को सुलाने के लिए ले जाता है। अब जैसे ही रफी अपने बिस्तर पर लेटती है वैसे ही रफी रियोज को अपने बेटे के बारे में बताते हुए रोती है और फिर सो जाती है। अब इसके बाद हम जुराटी को देखते हैं जो ब्रूस के मरने के बाद बहुत ज्यादा गम में थी, दुख में थी और काफी ज्यादा गिल्ट में थी। और अब वो अपने इसी गिल्ट और अपने दुख को कम करने के लिए पहले तो रियोज के करीब आती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच इलू इलू हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 आवर्स का समय पूरा करने के बाद फाइनली रियोज का शिप आर्टिफैक्ट के सामने होता है और अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद पिकार्ड टेलीपोर्ट होकर आर्टिफैक्ट में पहुंच जाता है। और अब जैसे ही पिकार्ड आर्टिफैक्ट में पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पिकार्ड आसपास की जगह को देखकर अपने बॉर्ग बनने के भयानक दिनों को याद करने लगता है और इन्हीं भयानक दिनों की वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे बेचैनी होने लगती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोजी नेरिक को बुलाकर ये बता देती है कि उसकी सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ 37 महीने पहले ही बनाया गया है और उसे अपनी असलियत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो कौन है, वो क्या है और उसके साथ ये सब किसने किया है। अब हम देखते हैं कि पहले तो नेरिक सोजी की बातों को सुनकर और उसे परेशान देखकर उसे झूठा दिलासा देने की कोशिश करता है और उसे शांत करता है और फिर उसके बाद उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी असलियत जाननी है और अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी असलियत जान सकती हो। हम रोमुलेंस में भी मेडिटेशन की तरह एक चीज होती है जिसे जालमाक कहते हैं। सोजी जालमाक के बारे में सुनते ही नेरिक को कहती है कि मगर नॉन रोमुलेंस को तो जालमाक करना सख्त मना किया गया है। नेरिक सोजी की बातें सुनकर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि नॉन रोमुलेंस को जालमाक करने से सख्त मना किया गया है मगर तुम उस पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। और अब हम देखते हैं कि नेरिक की बातें सुनकर सोजी नेरिक के साथ चली जाती है और फिर उसके बाद नेरिक के कहने पर सोजी जालमाक करने वाले रूम के अंदर भी जाती है। और अब हम देखते हैं कि नेरिक के कहने पर सोजी वहां पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है और अपने सपने के अंदर फिर से झांकने लगती है। अब एक तरफ तो सोजी अपनी असलियत के काफी करीब आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड खुद को संभालते हुए अपने दोस्त यूग से मिलता है और उसे कहता है कि उसे सोजी से मिलना है तो जितना जल्दी हो सके यूग तो मुझे सोजी से मिलवा दो क्योंकि सोजी की जान खतरे में है और अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो कोई भी कभी भी उसे मार सकता है। अब पिकार्ड की बात सुनने के बाद यूग भी पिकार्ड को बताता है कि मुझे भी लगता है कि सोजी की जान खतरे में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आर्टिफैक्ट पर 2 रोमुलन जासूस आए हैं और वो लगातार सोजी पर नजर रख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड और यूग बात करते करते सोजी के रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सोजी
नहीं मिलती और अब सोजी के रूम में ना होने की वजह से यूग सोजी को आर्टिफैक्ट में ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर क्योंकि सोजी ज़ालमार्क्स वाले रूम में होती है तो इसलिए यूग सोजी को ट्रैक नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से सोजी आर्टिफैक्ट में दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब जहाँ यूग सोजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था वहीं नेरिक सोजी को उसके खुद के सपने में घुसने में मदद कर रहा था और अब जैसे ही सोजी अपने सपने में घुसती है तो वैसे ही सोजी को अपनी असलियत दिखाई दे जाती है। उसे दिखाई देता है कि वो एक रोबोट की तरह टुकड़ों में टेबल पर पड़ी हुई है और उसके डैड की लैब एक ऐसे प्लेनेट पर है जिस प्लेनेट के 2 रेड मून हैं और वहां पर लगातार बिजली कड़कती रहती है। और अब जैसे ही सोजी ये सारी बातें बोलती है वैसे ही रीजो को पता चल जाता है कि उसे ऐसे प्लेनेट को ढूंढना है जिस प्लेनेट के 2 रेड मून हो और जहां पर हमेशा बिजली कड़कती रहती हो। और अब हम देखते हैं कि सोजी से इन्फॉर्मेशन मिलते ही एक तरफ तो रीजो सोजी के होम प्लेनेट को ढूंढने में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ सोजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और नेरिक से पूछने लगती है कि वो टुकड़ों में टेबल पर क्यों पड़ी हुई थी। और अब नेरिक सोजी के सवाल को सुनकर उससे बोलता है कि तुम टुकड़ों में इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। और अब नेरिक इतना बोलने के बाद अपने क्यूब को सॉल्व करके उसे पास रखी टेबल के ऊपर रखकर रूम से बाहर चला जाता है और सोजी को ज़ालमार्क्स वाले रूम के अंदर बंद कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सोजी ज़ालमार्क्स वाले रूम के अंदर बंद होती है वैसे ही नेरिक का क्यूब ओपन हो जाता है और उसके अंदर से रेडिएशन बाहर आने लगती है। ये रेडिएशन सोजी को मारने के लिए थी और अब जैसे ही सोजी को अपनी जान खतरे में दिखाई देती है तो वैसे ही वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और इसी चीखने चिल्लाने के साथ साथ वो जोर जोर से जमीन पर मुक्का भी मारने लगती है। और अब जैसे ही वो जोर जोर से जमीन पर मुक्का मारती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके मुक्के की वजह से ज़ालमार्क्स वाले रूम का फर्श टूटने लगा है और अब फर्श को टूटता देख सोजी को उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। और अब इसके बाद सोजी फर्श पर और तेज तेज मुक्के बरसाने लगती है और फिर इसके बाद फर्श को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सोजी फर्श को तोड़कर ज़ालमार्क्स वाले रूम से बाहर निकलती है वैसे ही यूग सोजी को फिर से ट्रैक कर पाता है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो सोजी को भागता देख नेरिक अपने लोगों को सोजी को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देता है, वहीं दूसरी तरफ यूग जैसे ही सोजी को फिर से ट्रैक कर पाता है वैसे ही यूग और पिकार्ड सोजी के पास पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही पिकार्ड और यूग सोजी के पास पहुंचते हैं तो वैसे ही पिकार्ड सोजी से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने आया हूँ। और अब क्योंकि सोजी को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए फाइनली वो पिकार्ड और यूग के साथ आर्टिफैक्ट के एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। ये रूम इस आर्टिफैक्ट की क्वीन का रूम होता है, यानी कि जब ये आर्टिफैक्ट एक बॉर्ग क्यूब था तब यहाँ पर जो इस क्यूब को कंट्रोल करने के लिए जो रानी रहती थी ये रूम उस रानी का था। अब इस रूम के अंदर पहुंचने के बाद यूग स्पेशल ट्रांसपोर्टर को ओपन करता है। स्पेशल ट्रांसपोर्टर एक तरीके का टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है जो लॉन्ग रेंज के अंदर लोगों को या चीजों को टेलीपोर्ट करने के काम आता है। ये स्पेशल ट्रांसपोर्टर यहाँ पर इसलिए लगाया गया था ताकि जब कभी भी इस क्यूब को कोई भी नुकसान पहुंचे तो किसी भी हालात में क्वीन को सेफ निकाला जा सके। स्पेशल ट्रांसपोर्टर की टेक्नोलॉजी को बॉर्ग ने तब शिकारियन सिविलाइजेशन से लिया था जब बॉर्ग ने शिकारियन सिविलाइजेशन के ऊपर हमला किया था। इस डिवाइस की टेलीपोर्टेशन रेंज 40,000 लाइट ईयर्स तक की थी। और अब जैसे ही पिकार्ड को ये बात पता चलती है कि इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस की टेलीपोर्टेशन रेंज 40,000 लाइट ईयर तक की है तो वैसे ही पिकार्ड अपने प्लान में बदलाव करते हुए रियोस को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि रियोस पूरे क्रू को लेकर नेपेंथी प्लेनेट पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड से ऑर्डर मिलते ही रियोस नेपेंथी प्लेनेट की तरफ निकलने ही वाला होता है कि तभी रियोस को पता चलता है कि एलेनोर शिप से गायब हो गया है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमुलेंस सोल्जर्स पिकार्ड और बाकी सबको घेर लेते हैं और वो उन्हें अरेस्ट करने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहां पर एलेनोर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और फिर वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देता है। और फिर उसके बाद एलेनोर पिकार्ड को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब पिकार्ड एलेनोर की बात सुनकर पहले तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी एक बार खो चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें इस बार नहीं खोऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। एलेनोर पिकार्ड की बात सुनकर उससे कहता है कि मैंने आपकी रक्षा की कसम खाई थी तो आप यहाँ से जाइए। एलेनोर की बात सुनने के बाद पिकार्ड उससे ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा एलेनोर। और अब एलेनोर से बात करने के बाद पिकार्ड सोजी को लेकर नेपेंथी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब एक तरफ तो पिकार्ड सोजी को रोमुलेंस से बचाकर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ एलेनोर और यूग मिलकर रोमुलेंस सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है और हम प्रेजेंट टाइम से 3 वीक पहले का वो समय देखते हैं जब कॉमोडोर ओ और जुराटी की मीटिंग हुई थी। और इसी मीटिंग के अंदर कॉमोडोर ओ ने जुराटी को अंडर कवर होकर उसके लिए काम करने को कहा था और साथ ही उसे एक ट्रैकर भी खिलाया था ताकि कॉमोडोर ओ जुराटी को और पिकार्ड के शिप को आसानी से ट्रैक कर सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ तो आर्टिफैक्ट ने रियोस के शिप को जकड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रीजो यूग के सभी एक्सपी साथियों को मार देती है क्योंकि यूग पिकार्ड की लोकेशन नहीं बताता। वो ये बात नहीं बताता कि पिकार्ड
टेलीपोर्ट होकर कहां पर गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही नेरिक एक छोटे से शिप में बैठकर आर्टिफैक्ट से बाहर जाता है, वैसे ही रियो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि रियोस के शिप को जाने दो। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही रियोस आर्टिफैक्ट से आजाद होता है, वैसे ही वो पहले तो एलेनोर को शिप पर आने के लिए कहता है, मगर क्योंकि एलेनोर ने यूग की रक्षा का फैसला किया था, तो इसलिए फिर आखिरकार रियोस को एलेनोर के बिना ही अपने शिप को लेकर वहां से निकलना पड़ता है। और अब रियोस बिना एलेनोर के ही वहां से निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि जुराटी के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए नेरिक भी रियोस के शिप का पीछा करने में लग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड और सोजी टेलीपोर्ट होकर नेपेंथी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। नेपेंथी प्लेनेट पर पहुंचते ही पिकार्ड की मुलाकात कैस्ट्रा नाम की एक बच्ची से होती है, जो कि पिकार्ड के दोस्त की बेटी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैस्ट्रा ने अपने पेरेंट्स से पिकार्ड की काफी सारी कहानियां तो सुनी थी, मगर उसने कभी पिकार्ड को देखा नहीं था। और इसी वजह से कैस्ट्रा अनजान पिकार्ड को अपने घर के आसपास देखकर उसके ऊपर अपने तीर कमान से निशाना लगाने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हालांकि कैस्ट्रा एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो अहिंसा में यकीन रखती थी और इसी वजह से वो सिर्फ पिकार्ड को डरा रही थी। अब जब कैस्ट्रा पिकार्ड के ऊपर निशाना लगाकर उसे भगाने की कोशिश कर रही होती है, तो तभी पिकार्ड कैस्ट्रा से उसका नाम पुकारकर उससे पूछते हैं कि उसके मॉम डैड कहाँ पर हैं। अब इतना बोलने के बाद पिकार्ड अपने बारे में भी कैस्ट्रा को बताते हैं। और अब जैसे ही कैस्ट्रा को ये बात पता चलती है कि जिसको उसने निशाने पर ले रखा है वो और कोई नहीं बल्कि उसके मॉम डैड के दोस्त पिकार्ड हैं, तो वैसे ही वो अपने धनुष बाण को नीचे कर लेती है और फिर इसके बाद फौरन ही वो सोजी और पिकार्ड को अपने साथ अपने घर की तरफ लेकर निकल पड़ती है। अब रास्ते में चलते चलते कैस्ट्रा और सोजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कैस्ट्रा सोजी से पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। सोजी कैस्ट्रा के सवाल को सुनकर उसे बोलती है कि मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और रही बात मेरी फैमिली की, तो पिकार्ड के कहने के अनुसार वो मेरे डैड के दोस्त हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि मेरे डैड कौन है। अब सोजी की ये बात सुनकर कैस्ट्रा पिकार्ड से पूछती है कि तो पिकार्ड, आपके हिसाब से सोजी के डैड कौन है। कैस्ट्रा के सवाल को सुनकर पिकार्ड जवाब में बोलता है कि मेरे हिसाब से कमांडर डेटा शायद सोजी के डैड हैं। और अब जैसे ही पिकार्ड कैस्ट्रा को ये बताता है, वैसे ही छोटी कैस्ट्रा नादानी में वो सोजी की तरफ देखते हुए बोल देती है कि तो यानी कि सोजी तुम एक एंड्रॉइड हो। और अब जैसे ही सोजी कैस्ट्रा की ये बात सुनती है, वैसे ही उसे एक और झटका लगता है और उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, वो एक एंड्रॉइड है। एक्चुअली अभी तक सोजी को सिर्फ यही पता था कि वो सिर्फ इंसान नहीं है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो असल में क्या है। लेकिन अब उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। एक्चुअली अभी तक सोजी को सिर्फ यही लग रहा था कि उसके पास कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसे भी नहीं पता, और तालशेर उसी इन्फॉर्मेशन के लिए सोजी के पीछे पड़ा हुआ है और किसी ने उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए ही सोजी के ब्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी और एक नई यादों को इम्प्लांट कर दिया। लेकिन अब सोजी को एक झटके के साथ उसकी असलियत पता चल चुकी थी। और अब जैसे ही सोजी को ये पता चलता है कि वो एक एंड्रॉइड है, तो वैसे ही पिकार्ड के ऊपर से भी सोजी का भरोसा पूरी तरीके से टूट जाता है। और अब सोजी पहले से भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, डरने लगी थी, वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो छोटी कैस्ट्रा पर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। और अब तो उसे ये भी लगने लगा था कि पिकार्ड उसे जिस प्लेनेट पर लेकर आए हैं वो कोई प्लेनेट ना होकर जस्ट एक सिमुलेशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपनी असलियत जानने का, तो इसीलिए वो पिकार्ड के साथ चुपचाप चलती रहती है, लेकिन हर एक चीज पर शक भी करती रहती है। और अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से चलते चलते फाइनली कैस्ट्रा पिकार्ड और सोजी को अपने घर ले आती है, जहाँ पर कैस्ट्रा के माँ बाप और पिकार्ड के पुराने दोस्त विलियम और दीना होते हैं। ये दोनों ही पिकार्ड की कमांड में यूएसएस एंटरप्राइज डी और यूएसएस एंटरप्राइज ई के अंदर काम किया करते थे। विलियम फर्स्ट ऑफिसर था और दीना काउंसलर थी। अब जैसे ही पिकार्ड अपने दोस्तों से मिलता है, वैसे ही उसके दोस्तों को अंदाजा हो जाता है कि पिकार्ड किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और उन दोनों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एंटरप्राइज पर साथ काम करने के बाद से लेकर आज तक पिकार्ड कभी भी उनके प्लेनेट पर उनसे मिलने नहीं आया था। इसीलिए जैसे ही पिकार्ड वहां आता है, वैसे ही विलियम अपने घर की सिक्योरिटी और स्कैनिंग को टॉप अलर्ट पर डाल देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो पिकार्ड विलियम और दीना को सब बताता है कि आखिर वो किस तरीके के मिशन पर है और कौन कौन उसके दुश्मन हैं। अब अपने मिशन के बारे में बताने के बाद पिकार्ड विलियम और दीना के मरे हुए बेटे थैड के रूम में जाता है और पुरानी यादों को ताजा करने लगता है। एक्चुअली थैड एंटरप्राइज पर ही पैदा हुआ था और वो वहीं पर पला बड़ा था, लेकिन फिर थैड को मेंडोक्सिक न्यूरोक्लोरोसिस हो गया था, जो कि सिलिकॉन बेस्ड वायरस होता है। हालांकि थैड को बचाया जा सकता था, मगर क्योंकि तब तक सिंथेटिक्स और एंड्रॉइड्स पर बैन लग चुका था और थैड को सिर्फ कुछ इन्फेक्ट सेल्स के जरिए एक्टिव पॉजिट्रॉनिक मैट्रिक्स में कल्चर करके ही ठीक किया जा सकता था। और ये प्रोसेस एक सिंथेटिक प्रोसेस होता है, और क्योंकि जब तक थैड बीमार हुआ तब तक कोई भी एक्टिव पॉजिट्रॉनिक मैट्रिक्स बचा ही नहीं था, क्योंकि सिंथेटिक्स पर बैन लग चुका था। तो इसी वजह से फाइनली थैड को बचाया नहीं जा सका। और अब जब थैड के पेरेंट्स को क्लियर हो जाता है कि उनका बच्चा किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा, तो फिर फाइनली थैड के पेरेंट्स से फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली हो, नेचर अच्छा हो और प्रकृति का काफी खूबसूरत माहौल हो। और अपने बेटे की
इसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए विलियम और दीना नेफेंथी प्लेनेट पर आकर थेड के साथ थेड के आखिरी समय को गुजारने लगते हैं और फिर थेड के मरने के बाद वो यहीं पर बच जाते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैस्ट्रा सोजी को बता रही थी कि उसके मॉम डैड हमेशा पिकार्ड की तारीफ करते हैं। उसके मॉम डैड बताते हैं कि पिकार्ड कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं और न सिर्फ वो अच्छे इंसान हैं बल्कि वो एक अच्छे कैप्टन भी हैं। वो सबकी मदद करते हैं और चीजों को शांति से करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी सोजी कैस्ट्रा को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि डेटा मेरे डैड हैं, क्योंकि डेटा को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है और मैं सिर्फ 3 साल पहले ही बनी हूँ। अब सोजी आगे सवाल करते हुए कैस्ट्रा से पूछती है कि वैसे डेटा ऐसे एंड्रॉइड को क्यों बनाना चाहते थे जिसकी नाक बहे और वो रोए भी। सोजी के सवाल का जवाब देते हुए कैस्ट्रा बोलती है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो खुद भी इंसानों की तरह बनना चाहते थे। उन्हें इंसान काफी ज्यादा अमेजिंग लगते थे, वो इंसानों से काफी ज्यादा फैसिनेट थे, उन इंसानों की हर एक छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। अब इसके बाद सब लोग डिनर बनाने के लिए गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ पर विलियम सोजी से पहली बार मिलता है और वो सोजी से पहली बार में ही मिलते के साथ ही सोजी के गर्दन को टिल्ट करने के तरीकों को देखकर समझ जाता है कि ये डेटा की बेटी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब पहले पिकार्ड ने दीना और विलियम को अपने मिशन के बारे में बताया था तो उसने उस समय ये नहीं बताया था कि सोजी डेटा की बेटी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो विलियम पिकार्ड को समझाने लगता है कि सोजी एक टीनेजर है और एक टीनेजर को संभालना किसी भी मिशन को पूरा करने से ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लो, सोजी को समझने की कोशिश करो और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, भरोसा कायम करो ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके। अब जहाँ विलियम पिकार्ड को ये सब समझा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ दीना सोजी के साथ बात करते हुए उसे अपने बेटे की मौत के बारे में बताने लगती है। दीना उसे बताते हुए बोलती है कि हमेशा असली चीज ही अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो उस समय मेरे बेटे को बचाने के लिए एक्टिव पॉजिट्रॉनिक मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी थी, जो हमें इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सिंथेटिक्स पर बैन लग गया था, तो इसलिए निराश मत हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही, मगर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड सोजी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ है और वो उसकी हमेशा मदद करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड सोजी के दिल में जगह बनाने के चक्कर में गड़बड़ करते हुए बोलता है कि तुम सही हो, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी किसी पर भरोसा नहीं करता, हो सकता है कि ये सब सिमुलेशन हो और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दें। अब ये बात पिकार्ड ने सोजी से बोली तो इसलिए थी ताकि वो सोजी को भरोसा दिला सके कि वो उसके साथ है, लेकिन पिकार्ड की बोली गई ये सारी बातें जितनी आपको बेकार लग रही हैं उतनी ही बाकी सबको भी लगी और सोजी को तो और ज्यादा बेकार लगी, और इसी वजह से सोजी पिकार्ड की ये सारी फालतू बातें सुनकर उस पर गुस्सा कर जाती है और एक टीनेजर की तरह उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। सोजी के जाने के बाद दीना पिकार्ड पर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि एक तो वो लड़की पहले से ही टूटी हुई है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है अपने अस्तित्व को लेकर, ऊपर से तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। पिकार्ड तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें उसके साथ कोई और बनकर बात नहीं करनी है, तुम्हें पिकार्ड बनकर बात करनी है। वो पिकार्ड जो संवेदनशील है, जो रहमदिल है, जो धैर्यवान है और जो बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब हम देखते हैं कि दीना की बातों को सुनकर फाइनली पिकार्ड ये बात समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसे किस तरीके से सोजी से बात करनी है और ये समझाना है कि वो फिक्र ना करे, वो उसके साथ हमेशा है, वो उसकी हर पल हर परिस्थिति में मदद करेगा और उसे उसके घर तक जरूर पहुंचाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सब लोग डिनर करने लगते हैं और अब डिनर करते करते पिकार्ड सोजी को इस बात का भरोसा दिलाने लगता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसके साथ हमेशा रहेगा और वो उस पर भरोसा कर सकती है और वो फाइनली किसी भी हाल में सोजी को उसके घर तक जरूर पहुंचाएगा और उसे उसकी असली पहचान भी याद दिलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही सोजी को पिकार्ड पर भरोसा होता है वैसे ही वो अपने होम प्लेनेट के बारे में बताते हुए कहती है कि नेरिक ने जब मुझसे मेरे होम प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो मैंने अपने सपने में देखा था कि जिस प्लेनेट पर मैं रह रही थी और जिस प्लेनेट पर मेरे डैड की लैब थी उस प्लेनेट पर 2 रेड मून है और उस प्लेनेट पर हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन से तो पिकार्ड सोजी का घर ढूंढ नहीं सकता था, तो इसीलिए सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार सोजी का घर कहाँ पर होगा और कहाँ पर होगा सोजी का प्लेनेट। अब सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी कैस्ट्रा सबको बताती है कि मैंने अभी चैट पर अंकल क्रैंडल से पता कर लिया है कि सोजी का घर कहाँ पर है। उन्होंने बताया है कि सोजी जिस प्लेनेट के बारे में बात कर रही है वो प्लेनेट वास्टी सेक्टर के गुलियन सिस्टम के अंदर है और वो प्लेनेट गुलियन सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। अब यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि पिकार्ड बार बार रियोस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर क्योंकि नेरिक रियोस का पीछा कर रहा था तो इसलिए रियोस बार बार नेरिक को चकमा देने के लिए गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, मगर रियोस के बार बार नेरिक को चकमा देने के बावजूद भी नेरिक बार बार रियोस के शिप को ढूंढ लेता था और उसका पीछा करने लग जाता था। और क्योंकि रियोस चकमा देने में एक्सपर्ट था तो इसलिए उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार नेरिक को इतनी बार चकमा देने के बावजूद भी नेरिक उसे बार बार कैसे ढूंढ रहा है। और अब नेरिक के बार बार उसे ढूंढने की वजह से रियोस को लगने लगता है कि शायद रफी रोम्बुलेंस के साथ जाकर मिल गई है। रियोस को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब से उन लोगों ने सफर शुरू करा है तब से रफी ही इकलौती
ऐसी है जो बिना निगरानी के शिप से बाहर कहीं जाकर आई थी। और अब रियोस को लगने लगता है कि जब रफी फ्री क्लाउड पर गई तो तभी वो रोमुलेंस से जाकर मिल गई होगी और तभी रोमुलेंस ने रफी के अंदर ट्रैकर को लगा दिया होगा। अब एक तरफ तो रियोस को रफी पर शक हो रहा था और रियोस ने अपने शक के बारे में जुराटी को भी बताया था, मगर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जुराटी ब्रूस को मारने के बाद से इतनी ज्यादा गिल्ट में होती है कि वो इस गिल्ट को और ज्यादा नहीं झेल सकती थी। और अब फाइनली मिशन को बचाने के लिए जुराटी पहले तो 3D प्रिंटर में यूरेनियम हाइड्राइड सिंथेसाइड डिवाइस को बनाती है और फिर उस डिवाइस को अपने ऊपर यूज करके कॉमोडोर ओ के खिलाए गए ट्रैकर को खराब कर देती है। और अब जैसे ही ट्रैकर खराब होता है वैसे ही नेरिक रियोस के शिप को ट्रैक नहीं कर पाता और फिर फाइनली रियोस का नेरिक के शिप से पीछा छूट जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूरेनियम हाइड्राइड सिंथेसाइज्ड डिवाइस की वजह से जुराटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने मुंह से झाग छोड़ने लगती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट में रीजो और उसके लोग यूग को मार देते हैं। हालांकि एलेनोर यूग को बचाने की कोशिश करता है और रीजो के लोगों को मारता भी है, मगर फिर भी रीजो फाइनली यूग को मारकर टेलीपोर्ट हो जाती है। और अब जब एलेनोर ये देखता है कि यूग भी मर गया है और रियोस से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो सकता, तो वो रोमुलन सोल्जर से छुपने के लिए आर्टिफैक्ट में इधर उधर भागने लगता है। अब हम देखते हैं कि भागते भागते एलेनोर यूग के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी नजर 7 of 9 के कॉन्टैक्ट चिप पर पड़ती है। ये वही कॉन्टैक्ट चिप होती है जिस कॉन्टैक्ट चिप को 7 ने पिकार्ड को देकर ये कहा था कि जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस कॉन्टैक्ट चिप से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और अब हम देखते हैं कि एलेनोर 7 की कॉन्टैक्ट चिप को देखकर समझ जाता है कि ये चिप पिकार्ड ने ही उसकी मदद के लिए वहां पर छोड़ी होगी। अब हम देखते हैं कि एलेनोर उस कॉन्टैक्ट चिप का इस्तेमाल करते हुए 7 को हेल्प के लिए मैसेज भेज देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेपेंथी प्लेनेट पर सुबह हो जाती है और पिकार्ड और विलियम जंगल में घूमते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं। अब यहीं पर बात करते करते विलियम फिर से स्टारफ्लीट ज्वाइन करने के बारे में इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं तो फिर से स्टारफ्लीट ज्वाइन करना चाहता हूँ, मगर स्टारफ्लीट ने मुझे रिजर्व में रखा हुआ है। हो सकता है इसके पीछे स्टारफ्लीट का कोई बहुत अच्छा कारण हो, लेकिन फिलहाल तो मैं स्टारफ्लीट में नहीं हूँ, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं फिर से जरूर ज्वाइन करूंगा। अब इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि कैस्ट्रा और सोजी आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर कैस्ट्रा सोजी से कहती है कि मेरे साथ भी बुरा हुआ था, मेरा भाई मर गया था और जब मेरा भाई मरा तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन उस समय मुझे सहारा देने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, मगर तुम्हारे साथ पिकार्ड हैं, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली पिकार्ड का कॉन्टेक्ट रियोस से हो जाता है और अब रियोस से कॉन्टेक्ट होने के थोड़ी देर बाद पिकार्ड और सोजी नेपेंथी से जाने लगते हैं। अब जब सोजी और पिकार्ड वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो तभी वहाँ पर कैस्ट्रा आ जाती है, जो सोजी को अपना टूटा हुआ कंपास देकर बोलती है कि तुम समझ लेना कि एक कंपास ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सोजी कैस्ट्रा की इस मासूमियत को देखकर मुस्कुरा जाती है और अब हम देखते हैं कि फाइनली कैस्ट्रा सोजी को गले लगा लेती है और फिर इसके बाद सोजी और पिकार्ड वापस शिप में चले जाते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 14 साल पहले 8 फोल्ड स्टार यानी कि ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम के AIA द ग्रीफ वर्ल्ड प्लेनेट पर जाडवाश की 11 सिस्टर मेंबर्स पहुंचती हैं। इन सिस्टर मेंबर्स में कॉमोडोर ओ, रीजो और रीजो की आंटी रामडा भी शामिल होती है। ये सभी मेंबर्स एक एनर्जी रिंग के चारों तरफ सर्कल बनाकर खड़े होते हैं और फिर उसके बाद कॉमोडोर ओ जाडवाश की सभी मेंबर्स को बताना शुरू करती है कि हमारे फाउंडर मेंबर्स ने काफी समय पहले इस जगह को खोजा था और तब उन्हें इस रिंग से पता चला था कि इस प्लेनेट पर क्या हुआ था। इस प्लेनेट पर भी एक ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन रहती थी, ठीक हमारे और इंसानों की तरह, मगर फिर उस सिविलाइजेशन ने सिंथेटिक एंड्रॉइड्स को बनाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो एंड्रॉइड्स और ज्यादा समझदार होने लगे वैसे वैसे उन्होंने इस प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को खत्म करना शुरू कर दिया और फिर आखिर में इस प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को अपनी जान बचाने के लिए ये प्लेनेट छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उस सिविलाइजेशन ने इस रिंग को एक वार्निंग के तौर पर यहाँ पर छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पूरे यूनिवर्स को ये बता सके कि जो गलती उन्होंने करी वो गलती पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई और ऑर्गेनिक लाइफ ना करे। हमें अभी भी उस सिविलाइजेशन का नाम नहीं पता जिस सिविलाइजेशन ने इस रिंग को बनाया और यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे फाउंडर मेंबर्स ने इस रिंग के दिखाए विजन को देखा तो उन्हें समझ आ गया था कि सिंथेटिक लाइफ फॉर्म लाइक एंड्रॉइड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी सिविलाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है और न ही सिंथेटिक लाइफ यूनिवर्स के लिए अच्छी है। और फिर जैसे ही हमारे फाउंडर मेंबर्स को इस बात का एहसास हुआ वैसे ही उन्होंने एक सीक्रेट संगठन जाटवाश की स्थापना कर दी और ये फैसला किया कि जाटवाश इस पूरे यूनिवर्स से सिंथेटिक लाइफ को खत्म कर देगा ताकि जो AIA प्लेनेट की सिविलाइजेशन के साथ हुआ वो किसी और सिविलाइजेशन के साथ ना हो। और अब आप सभी मेरी बहनें जाटवाश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और जाटवाश के मकसद का हिस्सा बनते हुए इस रिंग को छुओगे और उस विजन को देखोगे जो ये रिंग दिखाएगी। और इस रिंग को छूने से पहले ही मैं अपनी सभी बहनों को एक बात बता दूं कि इस रिंग को छूने के बाद जो ये रिंग आपको विजन दिखाएगी उसकी वजह से हो सकता है कि
आप पागल हो जाओ, मगर जितनी भी बहनें सही सलामत बचेंगी वो फिर से हमारे मकसद के लिए काम करेंगी और इस पूरे यूनिवर्स से सिंथेटिक लाइफ को खत्म करेंगी। अब इतना बोलने के बाद सभी 10 सिस्टर्स कॉमोडोर ओ के ऑर्डर्स पर उस रिंग को छूती हैं और जैसे ही सभी 10 सिस्टर्स उस रिंग को छूती हैं वैसे ही उन्हें दिखाई देता है कि प्लेनेट AIA पर क्या हुआ था और फ्यूचर में यूनिवर्स के अंदर सिंथेटिक लाइफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इतना भयानक नजारा देखने के बाद रीजो को छोड़कर बाकी सभी बहनें पागल हो जाती हैं। पागल हो जाने के बाद कोई सिस्टर पत्थर से अपना सर फोड़ने लगती है, कोई अपने आप को फेजर से उड़ा लेती है और कोई रामडा की तरह अपने बालों को नोचने लगती है। अब जैसे ही कॉमोडोर ओ ये देखती है कि रीजो का मेंटल लेवल एकदम सही है तो वैसे ही वो रीजो को बोलती है कि अब हमें सिंथेटिक लाइफ को खत्म करने का काम शुरू करना होगा और हमारे काम की शुरुआत होगी प्लेनेट मार्स से, जहाँ काफी सारे एंड्रॉइड्स हैं। और अब हमें यहाँ पर दो चीजें समझ आ जाती हैं। पहली तो ये कि मार्स पर हमला कॉमोडोर ओ के ऑर्डर्स पर हुआ था और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जाटवाश ने रोमुलेंस कंट्रोल एरिया और सिविलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉइड्स या कोई भी सिंथेटिक लाइफ को इसीलिए बैन किया हुआ है क्योंकि जाटवाश अपनी सिविलाइजेशन का हाल AIA प्लेनेट की सिविलाइजेशन जैसा नहीं होने देना चाहता था और न ही जाटवाश यूनिवर्स की किसी और सिविलाइजेशन का हाल प्लेनेट AIA की सिविलाइजेशन जैसा होने देना चाहता था। और सिर्फ इसी वजह से, इस विजन की वजह से ही रोमुलेंस को सिंथेटिक्स और बॉर्ग से बहुत ज्यादा नफरत है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आर्टिफैक्ट पर देखते हैं कि पहले तो रीजो बेहोश रामडा से इमोशनल बातें करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब जाटवाश एक शिप में अपने पागल हो चुके सभी मेंबर्स को लेकर जा रहा था तो तभी कलेक्टिव ने एक बॉर्ग क्यूब की मदद से उस शिप को अपने अंदर एसिमुलेट कर लिया और फिर जैसे ही बॉर्ग क्यूब ने उस शिप को अपने अंदर खींचा और रामडा बॉर्ग क्यूब के अंदर पहुंची तो वैसे ही बॉर्ग क्यूब में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रामडा और ज्यादा पागल हो जाती है और बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। रामडा की चीखें इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि बॉर्ग क्यूब के साथ साथ कलेक्टिव को भी उससे नुकसान हो रहा था और जैसे ही कलेक्टिव डैमेज होने लगता है वैसे ही कलेक्टिव खुद को बचाने के लिए उस बॉर्ग क्यूब को अपने आप से अलग कर देता है जिस बॉर्ग क्यूब के अंदर रामडा होती है। और फिर जैसे ही उस बॉर्ग क्यूब का कनेक्शन कलेक्टिव से कट होता है वैसे ही जाटवाश ने अपने तालशियार के मेंबर्स की मदद से उस अलग हो चुके बॉर्ग क्यूब पर कब्जा कर लिया और उसे रोमुलेन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना लिया और उसके अंदर एक प्राइवेट रिसर्च शुरू कर दी जिसको नाम दिया गया बॉर्ग रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। अब रीजो रामडा से बात करने के बाद अपना काम करने लगती है और अपने लोगों को बोलती है कि एलेनोर को जल्दी से जल्दी ढूंढकर मार दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रीजो के सोल्जर्स रीजो के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एलेनोर को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर सेवन आ जाती है जो पहले तो एलेनोर को रोमुलेन सोल्जर्स से बचा लेती है और एलेनोर को मारने आए सभी रोमुलेन सोल्जर्स को मार देती है और फिर आर्टिफैक्ट की क्वीन के रूम में जाकर आर्टिफैक्ट पर कब्जा करने के लिए खुद क्वीन बनकर उस आर्टिफैक्ट को ही एक छोटा कलेक्टिव बना देती है और फिर उसके बाद सभी बॉर्ग को कंट्रोल करने लगती है। अब एक तरफ तो सेवन बॉर्ग को कंट्रोल करके रीजो के लोगों को मारने लगती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीजो भी इनएक्टिव बॉर्ग को सेवन के क्वीन बनने से पहले ही स्पेस में फेंकने लग गई थी। लेकिन रीजो ने बॉर्ग को मारने में थोड़ी देरी कर दी थी क्योंकि इससे पहले कि रीजो सभी बॉर्ग को स्पेस में फेंक पाती उससे पहले ही आर्टिफैक्ट पर इनएक्टिव बॉर्ग एक्टिव होने लग जाते हैं और अब यही एक्टिव बॉर्ग रीजो को भी पकड़ने लगते हैं। अब जैसे ही बहुत सारे बॉर्ग रीजो को पकड़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही रीजो अपनी जान बचाने के लिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही पिकार्ड और सोजी शिप पर पहुंचते हैं वैसे ही रियोस की नजर सोजी पर पड़ती है और ना जाने क्यों रियोस सोजी को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड घबराए हुए रियोस से बोलता है कि रियोस इस शिप को सबसे नजदीकी स्टार फ्लीट के स्टार बेस पर ले चलो। अब हम देखते हैं कि रियोस पिकार्ड की बात सुनता है और उससे ये बोलकर चला जाता है कि सबसे नजदीकी स्टार बेस डीप स्पेस 12 है और मैं तुम्हें वहीं पर उतार दूंगा। मैं अब इस मिशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अब इतना बोलने के बाद रियोस शिप को ऑटो पायलट पर डालकर डीप स्पेस 12 का मैप सेट कर देता है और फिर उसके बाद शिप को चलाने के लिए अपने सभी 5 होलोग्राम्स को भी एक्टिव कर देता है। इन सभी होलोग्राम्स का काम अलग अलग था, किसी का काम नेविगेशन देखना था, किसी का काम शिप की मेंटेनेंस करना था, किसी का काम हॉस्पिटैलिटी देखना था तो किसी का काम कुछ और था। इसी तरीके से रियोस के 5 होलोग्राम शिप को चलाने लगते हैं और फिर इसके बाद रियोस पूरी तरीके से खुद को लॉक करके शराब के नशे में धुत होने लगता है। अब एक तरफ तो रियोस सोजी के डर के मारे खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी पिकार्ड को जुराटी की असलियत बताती है और कहती है कि पिकार्ड, जब तुम जुराटी को शिप पर लेकर आए थे मैंने तभी तुमसे कहा था कि मैं जुराटी को स्कैन कर ले रही हूँ। तुम्हें पता है कि वो तालशियार के लिए काम कर रही थी, उसकी बॉडी के अंदर ट्रैकर मिला है और उसी ने ही ब्रूस मैडॉक्स को मारा था। अब रफी की बातें सुनने के बाद पिकार्ड इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर फिर रफी के दिए गए सबूतों के आगे पिकार्ड को झुकना पड़ता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसने जुराटी को मिशन पर लाकर कितनी बड़ी गलती करी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड सीएनसी के साथ मीटिंग करके उसे वो सारे सबूत दे देता है जिन सबूत से ये साबित होता है कि मार्स पर एंड्रॉइड्स के किए गए हमले के पीछे सिंथेटिक्स के अंदर किसी तरीके की खराबी नहीं बल्कि ये एक प्री प्लान्ड हमला था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से सिंथेटिक्स को बैन करवाया जाए और एंड्रॉइड्स और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस को बदनाम किया जा सके। अब इस मीटिंग के अंदर सीएनसी पिकार्ड के दिए गए सबूतों को देखने के बाद उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि एंड्रॉइड और सिंथेटिक बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें साजिश के तहत बुरा बनाया गया। और अब जैसे ही सीएनसी को असलियत पता चलती है, सीएनसी एक एयरफोर्स की टीम को DS-12 में भेजने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो पिकार्ड सोजी के साथ बैठकर खाना खाते हुए उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है और उसे उसके डेड डेटा के बारे में बताता है। अब यहीं पर काफी देर तक बात करने के बाद सोजी को भी पिकार्ड पर भरोसा हो जाता है और अब वो भी पिकार्ड के साथ इमोशनली जुड़ने लग गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी से बात करने के बाद पिकार्ड होश में आ चुकी जुराटी से भी बात करता है और उसे कहता है कि जैसे ही हम लोग DS-12 पर पहुंचेंगे वैसे ही तुम स्टार फ्लीट के सामने खुद को सरेंडर कर दोगी और तुमने ही ब्रूस मैडॉक्स को मारा है, इस बात को भी एक्सेप्ट करोगी। जुराटी पिकार्ड की बात सुनकर उसकी बात मान जाती है और फिर उसे बताती है कि कॉमोडोर ओ ने उसके दिमाग में विनाश का भयानक विजन डाला था और इसी विजन की वजह से उसने तालशियर का साथ देने का फैसला किया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स के बनने के बाद अर्थ पर भी वही होगा जो AIA प्लेनेट पर हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी सोजी से मिलती है और वो सोजी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा एंड्रॉइड था जिसको भूख प्यास सब लगा करती थी। वो भी इंसानों की तरह रोती थी, हंसती थी, नाक बहाती थी, उसे भी नींद आती थी, वो बिल्कुल इंसानों जैसी थी। और यही तो जुराटी का एक ड्रीम एंड्रॉइड था। और जब सोजी जुराटी के सामने आई तो मानो जुराटी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका हो। और जैसे ही जुराटी की मुलाकात अपने ड्रीम एंड्रॉइड से होती है, वैसे ही उसके मन से ओ का दिखाया गया विजन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी सबसे पहले तो रियोस के नेविगेशन होलोग्राम ENH से बात करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि रियोस सोजी को देखकर इतना डर क्यों गया था। रफी का सवाल सुनकर ENH जवाब में बताता है कि जिस लड़की को रियोस ने देखा था उस लड़की का नाम जाना है, जिससे रियोस पहले भी मिल चुका है। अब रफी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हालांकि रफी ENH से ये भी पूछती है कि रियोस इस लड़की से कहां पर मिला है, लेकिन ENH के मेमोरी डेटा के अंदर इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब यहीं पर रफी ENH की स्किल्स का फायदा उठाते हुए उसे एक इमेज दिखाती है। इस इमेज में 7 सर्कल बने होते हैं और इन सर्कल के बीच 8 छोटे छोटे गोले होते हैं। रफी इस इमेज को दिखाते हुए ENH को बोलती है कि जब मैं आर्टिफैक्ट की जांच कर रही थी तो तभी मेरी नजर पागल हो चुके रोमुलेंस पर पड़ती है और वो सारे पागल हो चुके रोमुलेंस इसी इमेज को बना रहे थे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। रफी के सवाल और उस इमेज को देखने के बाद ENH बोलता है कि ये एक ऑक्टेनरी के जैसा लग रहा है, लगता है कि वो लोग ऑक्टेनरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी एक ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम जिसके अंदर 8 कंपोनेंट स्टार होते हैं। इस तरीके का प्लेनेटरी सिस्टम नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, लेकिन एंशिएंट रोमुलन स्टार एटलस में इस तरीके के प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, मगर सभी लोग उस प्लेनेटरी सिस्टम को सिर्फ कल्पना मानते हैं। और साथ ही इस तरीके का प्लेनेटरी सिस्टम किसी भी मॉडर्न एटलस यानी कि मॉडर्न स्टार मैप के अंदर नहीं दिखाई देता और हो सकता है कि इस तरीके के प्लेनेटरी सिस्टम के ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हों और डिफरेंट हों। अब रफी ENH की बातों को सुनकर उससे बोलती है कि अब तक मैं सोच रही थी कि कॉन्क्लेव ऑफ 8 उन 8 मेंबर्स को कहा जाता है जिन्होंने मार्स पर हमला करवाया था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि कॉन्क्लेव ऑफ 8 उस जगह का रेफरेंस है जहां पर जाटवाश के वो मेंबर मिले थे। अब ENH से बात करने के बाद रफी रियोस के इंजीनियर होलोग्राम से मिलती है और उससे रियोस के बारे में पूछकर जाने ही लगती है कि तभी वो होलोग्राम से एक और सवाल करते हुए पूछती है कि तुम मुझे ये बताओगे कि ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम के नेचुरली बनने के कितने % चांसेस हैं। रफी की बात सुनकर होलोग्राम जवाब में बोलता है कि इस बात के 0% चांसेस हैं कि एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम नेचुरली क्रिएट हो सके। अब होलोग्राम की बात सुनने के बाद रफी को सब कुछ क्लियर होता दिखाई दे रहा था। वो समझ गई थी कि जिसने भी वो ऑक्टेनरी सिस्टम बनाया है उसने कई लाइट ईयर्स तक उन 8 सूरजों को शिफ्ट किया है, और ऐसा जिसने भी किया होगा वो पूरे यूनिवर्स को किसी तरीके की वार्निंग देना चाहता होगा और चाहता होगा कि उसकी वार्निंग पर सबकी नजर जाए, और पूरे यूनिवर्स का ध्यान खींचने का इकलौता तरीका यही था कि एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम बना दिया जाए जो नेचुरली बनना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और अब रफी को जैसे ही ये सारी बातें क्लियर होती हैं वैसे ही उसे ये भी समझ आ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ बहुत भयानक और बुरा होने वाला है, तभी किसी ने पास्ट में इतनी मेहनत करके इस ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम को बनाया था। अब रफी की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब बारी थी रियोस के डर के बारे में जानने की। और अब रियोस के डर के बारे में जानने के लिए ही रफी रियोस के सभी 5 होलोग्राम्स को एक साथ बैठाकर उनसे पूछताछ करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि जाना के बारे में वो 5 होलोग्राम क्या क्या जानते हैं और वो उसे क्या क्या बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी होलोग्राम से बात करने पर रफी को पता चलता है कि रियोस ने सभी होलोग्राम के डेटा स्टोरेज से जाना से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिटा दी है, मगर फिर भी होलोग्राम से बात करने पर रफी को यह पता चल जाता है कि जाना का इब्न मैजिद शिप और कैप्टन एलेंजो विल्दमिर से जरूर कोई ना कोई लिंक है और कैप्टन एलेंजो विल्दमिर मर चुका है। अब होलोग्राम से बात करने के बाद रफी रियोस के रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि रियोस अपनी पुरानी यादों के सारे सामानों को चारों तरफ बिखेर के बैठा हुआ था और शराब में धुत हुआ पड़ा था। रियोस की ऐसी हालत देखकर रफी पहले तो उसे कॉफी देती है और फिर उससे बात करने लगती है। अब बात करते करते रियोस रफी को बताता है कि
जब मैं इब्न मजिद पर फर्स्ट ऑफिसर था तो तब मेरे कैप्टन एलेंजो विल्देमिर थे। मैं उन्हें इतना ज्यादा मानता था कि अपने दिल ही दिल में उन्हें अपना डैड मानता था। लेकिन फिर एक बार जब हम वाशी सेक्टर के अंदर थे हमारे शिप के साथ, तो तभी हमें स्टारफ्लीट से ऑर्डर आते हैं कि हमें एक शिप को अपने शिप के अंदर आने देना होगा और उस शिप के अंदर 2 लोग हैं जो डिप्लोमेट हैं। वो शिप बहुत छोटा और अजीब शिप था और उस शिप के अंदर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह थी। अब ऑर्डर मिलते ही हमने उस शिप को इब्न मजिद के अंदर आने दिया और उनके साथ बैठकर खाना खाया और उन्हें पूरी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवाई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कैप्टन एलेंजो विल्देमिर ने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद कैप्टन एलेंजो ने मुझे बताया कि उन दोनों को मारने के ऑर्डर स्टारफ्लीट सिक्योरिटी की तरफ से आए थे। कैप्टन एलेंजो ने मुझे बताया था कि ये ऑर्डर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि अगर हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते तो इब्न मजिद के क्रू के साथ पूरे इब्न मजिद को उड़ा दिया जाता और हमारे पूरे क्रू की मौत को एक हादसा बता दिया जाता। और फिर जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और गुस्सा भी आया और उसी गुस्से को मैंने कैप्टन एलेंजो पर उतारते हुए उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहा। और मेरे इतना बुरा भला कहने की वजह से ही कैप्टन एलेंजो ने खुद को फेजर से उड़ाकर मार लिया। उनके मरने के बाद क्रू की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ कवर अप किया और ये कहा कि कैप्टन एलेंजो ने बिना बात के ही खुद को फेजर से उड़ा के मार लिया था और ना सिर्फ मैंने ये झूठ बोला बल्कि वो 2 लोग जिस शिप के अंदर बैठ के आए थे उस शिप को भी इब्न मजिद से बाहर फेंक कर उस शिप के सारे एंट्री लॉक्स को मिटा दिया और उन दोनों लोगों की बॉडीज को भी स्पेस में फेंक दिया। ये सब करने के बाद मैं सदमे में चला गया था और फिर स्टारफ्लीट ने मुझे ये कहकर जॉब से निकाल दिया कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद रियोज एक ड्राइंग को दिखाता है जिस ड्राइंग को उन दोनों लोगों में से एक ने तब बनाया था जब रियोज, कैप्टन एलेंजो और वो दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। अब जैसे ही रफी उस ड्राइंग को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उस ड्राइंग में सोजी के फेस जैसी वाली एक लड़की होती है जिसका नाम रियोज के अकॉर्डिंग जाना होता है। अब इतना सब जानने के बाद रफी रियोज से पूछती है कि उन दोनों लोगों को मारने के लिए स्टारफ्लीट सिक्योरिटी से किसने ऑर्डर दिए थे। रफी का सवाल सुनकर रियोज जवाब में बोलता है कि ऑर्डर्स हमें कॉमोडोर ओ ने दिए थे। और अब रफी को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे, चाहे सिंथेटिक्स को बैन करवाना हो चाहे उन दोनों लोगों को मारना हो, हर एक चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉमोडोर ओ है। और अब रफी को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही उसे सब क्लियर हो जाता है। वो समझ गई थी कि जो 2 लोग इब्न मजिद पर आए थे वो असलियत में कोई ऑर्गेनिक लाइफ नहीं बल्कि सिंथेटिक एंड्रॉइड्स थे और उनके एंड्रॉइड होने की वजह से ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब सारी बात क्लियर हो जाने के बाद रफी पूरे क्रू को एक साथ बुलाती है और एक मीटिंग रखती है। इस मीटिंग के अंदर रफी अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए इकट्ठा करी गई जानकारी के बेस पर एक थ्योरी को सुनाती है और कहती है कि आज से 2 या 3 लाख साल पहले किसी ने 8 सूरजों को इकट्ठा करके एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम बनाया और उन सूरजों के बीच एक प्लेनेट को रख दिया और फिर उस प्लेनेट पर एक वार्निंग छोड़ दी जिस वार्निंग को रोमुलेंस एडमोनिशन कहते हैं, यानी कि सच का आईना। वार्निंग छोड़ने वाले उन अनजान लोगों ने वार्निंग के अंदर कहा कि जो हमने किया वो तुम मत करना, सिंथेटिक लाइफ को कभी भी मत बनाना, हमने बनाई थी। और फिर हमारी ही बनाई गई सिंथेटिक लाइफ ने जब खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें ही खत्म करना शुरू कर दिया। अब उस अनजान सिविलाइजेशन के उस वार्निंग को छोड़ने के काफी ज्यादा लंबे समय बाद जब वो ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम रोमुलेंस को मिला तो वो उस प्लेनेट पर भी गए जिस प्लेनेट पर वो वार्निंग थी और फिर वो वार्निंग रोमुलेंस को मिल गई। और जैसे ही रोमुलेंस को वार्निंग मिली वैसे ही उन्होंने उस वार्निंग को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि उन्होंने सबसे पहले तो रोमुलेंस कंट्रोल टेरिटरी के अंदर पूरी तरीके से एआई और सिंथेटिक लाइफ पर बैन लगा दिया। और ये बैन इतना ज्यादा सख्त था कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ बनाने पर बैन लग गया बल्कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी और रिसर्च करने पर भी बैन लग गया। और तब से लेकर अब तक रोमुलेंस ने ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करा जो खुद सोच सकती हो या फिर खुद फैसले लेने में कैपेबल हो। यानी कि रोमुलेंस ने तब से लेकर अब तक पूरी तरीके से ऑटोमेशन पर बैन लगा दिया। और फिर उसके बाद जिन रोमुलेंस ने वो वार्निंग देखी थी उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया जाटवाश। और जाटवाश का इकलौता मकसद यही था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कहीं भी ऑटोमेशन, एआई या सिंथेटिक लाइफ है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो पूरी तरीके से उसको मिटा दिया जाए, यहाँ तक कि उसके रिसर्च पेपर और उसके अंश तक को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। अब जाटवाश के बनने के बाद जाटवाश काफी लंबे टाइम तक शांत रहा और उसने किसी भी तरीके के मिशन को अंजाम नहीं दिया क्योंकि इस बीच पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी सिंथेटिक लाइफ को बनाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज से ठीक 30 या 40 साल पहले धरती पर डॉक्टर नॉनिन सॉन्ग ने सबसे पहले सिंथेटिक लाइफ डेटा को बनाया और डेटा के बनते ही जैसे ही जाटवाश को ये बात पता चली कि इंसानों ने सिंथेटिक लाइफ पर काम करना शुरू कर दिया है वैसे ही फिर से वो एक्टिव हो गए। और फिर जाटवाश की एक एजेंट जो कि आदि रोमुलन और आदि वल्कन थी उसने स्टारफ्लीट ज्वाइन किया और तरक्की करते करते स्टारफ्लीट सिक्योरिटी की हेड बन गई। और फिर उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मार्स पर हमला करवाया और मार्स पर काम कर रहे सिंथेटिक्स के हाथों इंसानों को मरवा दिया। और फिर उसके बाद फेडरेशन को मार्स की सिचुएशन दिखाकर सिंथेटिक्स पर पूरी तरीके से बैन लगवा के जितने भी बचे कुचे एंड्रॉइड्स थे सबको बंद और डिसमेंटल करवा दिया। लेकिन कॉमोडोर ओ का मकसद खत्म नहीं हुआ था। उसने आज से ठीक 9 साल पहले अनजान प्लेनेट से आए 2 एंड्रॉइड्स को इब्न मजिद पर मरवा दिया। और फिर तब से लेकर अब तक कॉमोडोर ओ उस प्लेनेट को ढूंढ रही है जिस प्लेनेट से वो 2 सिंथेटिक एंड्रॉइड्स आए थे। वो एंड्रॉइड्स जिनको ब्रूस ने बैन
प्लान के बाद एक अलग अनजान प्लेनेट पर जाकर बनाया था। और अब फाइनली सोजी की मदद से कॉमोडोर ओ के लोगों को उस प्लेनेट की लोकेशन मिल गई है जिस प्लेनेट पर ब्रूस ने सभी सिंथेटिक एंड्रॉइड्स को बनाया और उसके एंड्रॉइड्स आज भी वहीं रह रहे हैं। अब पूरे क्रू के साथ सोजी भी रफी की ये सारी बातें सुन रही थी और अब रफी की ये सारी बातें सुनने के बाद सोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है खुद पर ही। उसे खुद पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ है कि उसने अपनी बेवकूफी के चक्कर में अपने सभी भाई बहनों की जान खतरे में डाल दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी अपने भाई बहनों की जान बचाने के लिए रियोस के शिप को हैक कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर उसके बाद रियोस के शिप को उस डायरेक्शन में मोड़ देती है जिस डायरेक्शन में उसका होम प्लेनेट था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जब सोजी को ये बात पता ही नहीं थी कि उसका घर कहाँ पर है, उसके लोग कहाँ पर हैं, तो फिर उसने रियोस के शिप को अपने होम प्लेनेट की तरफ कैसे मोड़ दिया? तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा यही है कि सोजी को अब तक अपनी असलियत नहीं पता थी, लेकिन अब उसे ये बात पता है कि वो एक एंड्रॉइड है। और क्योंकि सोजी एक एंड्रॉइड है और उसकी सारी मेमोरी और डेटा उसके भाई बहनों के साथ एक बड़े से सर्वर में स्टोर होता है, तो सोजी ने वही सर्वर एक्सेस कर लिया होगा और उसे पता चल चुका होगा कि उसका घर कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सोजी इससे पहले अपने घर को इसलिए नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि जिस तरीके से जब तक हमें ये बात पता नहीं होगी कि इंटरनेट नाम की कोई चीज होती भी है, तब तक हम भी अपने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ पेंटिंग ही बनाते रहेंगे, गूगल पर जाकर चीजें सर्च नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा कि इंटरनेट नाम की कोई चीज भी है, तो वैसे ही हम ब्राउजर पे जाके चीजों को ढूंढने लगेंगे। लेकिन क्योंकि हम पहली बार इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होंगे, तो पहली बार में हम अपनी पसंद की चीजों को ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अपनी पसंद की चीजों को एक्सेस करने के लिए धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे इस एग्जाम्पल को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो 1990 से लेकर 2000 के बीच में पैदा हुए हैं। बैक टू द स्टोरी, रियोज अपने शिप को हैक होता देख हैरान रह जाता है और सोजी से डरने लगता है क्योंकि रियोज सोचने लगता है कि जिस एंड्रॉइड ने उसके शिप को सिर्फ 2 मिनट में हैक कर लिया, तो उसके जैसी पूरी एंड्रॉइड की सिविलाइजेशन क्या क्या कर सकती होगी और क्या इतनी खतरनाक सिविलाइजेशन को बचाना इंसानी सिविलाइजेशन के हक में है भी या नहीं, या फिर हम खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सब सोचते हुए रियोज के दिमाग में एक पल के लिए ये भी ख्याल आता है कि कहीं वो वार्निंग सच तो नहीं थी। अब रियोज ये सब सोचते हुए सोजी को कंट्रोल उसके हाथ में देने के लिए बोलता है, लेकिन सोजी मानती नहीं है और रियोज अपने कंट्रोल सेंटर तक इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि सोजी ने कंट्रोल सेंटर और रियोज के बीच एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था और उस शील्ड को पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन तभी रियोज के दिमाग में एक बात आती है और फिर उसके बाद रियोज एक गाना गाना शुरू कर देता है और जैसे ही रियोज गाना गाता है वैसे ही वो शील्ड हट जाती है। और अब शील्ड को हटता देख सोजी रियोज के सामने रिक्वेस्ट करते हुए उससे बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे भाई बहनों के पास ले चलो, उन लोगों की जान खतरे में है। अब रियोज सोजी की मासूमियत और उसकी लाचारी को देखकर सोजी के होम प्लेनेट के लिए बनाए गए सोजी के शॉर्टकट के रास्ते पर ही चलते हुए सोजी के होम प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रियोज का शिप सोजी के होम प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो रास्ते में पिकार्ड और रियोज कैप्टन एलेंजो के बारे में बात करते हैं और साथ ही पिकार्ड रियोज को यकीन दिलाता है कि सिंथेटिक बुरे नहीं हैं। जैसे इंसानों में हर तरीके के लोग होते हैं, वैसे ही सिंथेटिक्स में भी हैं। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि पिकार्ड कैप्टन एलेंजो को जानता था और पिकार्ड एलेंजो को इसलिए जानता था क्योंकि एलेंजो पिकार्ड की एक क्लासमेट कैप्टन मार्था के शिप पर फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरीके से बात करते करते फाइनली सब लोग सोजी के होम प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं और अब जैसे ही रियोज का शिप वहां पहुंचता है, वैसे ही उनके पीछे पीछे नेरिक का शिप भी सोजी के होम प्लेनेट तक पहुंच जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 9 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोज का शिप 15 मिनट के अंदर 25 लाइट ईयर का ट्रेवल करके फाइनली गुलियोन सिस्टम के 4th प्लेनेट तक पहुंच जाता है और यही होता है सोजी का घर। अब जैसे ही ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वैसे ही सोजी अपने प्लेनेट का नाम बताते हुए कहती है कि हम एंड्रॉइड्स अपने इस प्लेनेट को कोपेलियस कहते हैं। अब जैसे ही रियोज का शिप यहाँ पहुंचता है, वैसे ही वहाँ पर नेरिक का शिप भी आ जाता है और फिर रियोज के शिप और नेरिक के शिप के बीच लड़ाई होने लगती है। अब जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बेजान पड़ा हुआ आर्टिफैक्ट भी आ जाता है जो पूरी तरीके से एक्टिव था। अब जैसे ही ये तीनों चीजें कोपेलियस प्लेनेट के पास आती हैं, वैसे ही कोपेलियस प्लेनेट के ऑर्बिट से बड़े बड़े ऑर्चिड फ्लावर स्पेस में आने लगते हैं और ये ऑर्चिड इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े शिपों को अपने अंदर समा सकते थे। अब जैसे ही ये ऑर्चिड ऑर्बिट से बाहर आते हैं, वैसे ही ये ऑर्चिड रियोज और नेरिक के शिप को अपने अंदर ले लेते हैं और जैसे ही ये दोनों शिप ऑर्चिड के अंदर जाते हैं, वैसे ही ये दोनों शिप इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी पावर पूरी तरीके से कट हो जाती है। ना ही इमरजेंसी पावर चल रही थी और ना ही मेन पावर चल रही थी, मानो कि इन ऑर्चिड ने सारी की सारी एनर्जी को सोख लिया हो। अब दो ऑर्चिड तो इन दोनों शिप को अपने अंदर समाने के बाद इन दोनों शिपों को कोपेलियस प्लेनेट पर लैंड करवा लेते हैं। अब इन दोनों शिप्स के साथ 3 ऑर्चिड बॉर्ग क्यूब को भी सपोर्ट देते हुए उसको भी लैंड करवा लेते हैं और उसे भी पूरी तरीके से इनएक्टिव कर देते हैं और बॉर्ग भी इन दोनों शिपों की तरह अपनी पूरी की पूरी पावर खो देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज के शिप को इतने ज्यादा झटके लग चुके होते हैं कि झटकों की वजह से पिकार्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पिकार्ड बेहोश हो जाता है और पावर डाउन होने की वजह से जुराटी पिकार्ड की बॉडी को स्कैन करने के लिए पुराने जमाने के डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जिस डिवाइस के अंदर खुद की इनबिल्ट बैटरी होती है। अब हम देखते हैं
कि इस पुराने जमाने के डिवाइस से स्कैन करने के बाद जुराटी को पता चलता है कि पिकार्ड ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पिकार्ड को होश आता है वैसे ही जुराटी उसे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बता देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के बाद अपने क्रू को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी बीमारी और अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हुए उनसे कहता है कि मुझे कोई भी एक मरीज और मरते बूढ़े इंसान की तरह ट्रीट ना करे, सब लोग मिशन पे ध्यान दें और मिशन को पूरा करने पे ध्यान दें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग पिकार्ड की बात सुनकर पहले तो थोड़ा इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर उन्हें पिकार्ड की बात में लॉजिक नजर आता है और फिर उसके बाद वो लोग पिकार्ड की बात मानकर रियोस के शिप में रखे हुए हथियारों को उठाकर क्रैशलैंड हुए आर्टिफैक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग आर्टिफैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग आर्टिफैक्ट के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही इनकी मुलाकात एलेनोर और सेवन से फिर से होती है और फिर सभी लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड और सेवन एक दूसरे से बात करते हैं तो सेवन बॉर्ग क्यून बनने के बाद के अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहती है कि क्वीन बनने के बाद मैं हर चीज से कनेक्ट हो गई थी और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हारे शिप को इस प्लेनेट पर आते देखा और नेरिक के शिप को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा और क्योंकि नेरिक का शिप तुम्हारा पीछा कर रहा था तो मुझे लगा तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी और इसीलिए मैं आर्टिफैक्ट लेकर यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड सेवन से बोलकर आर्टिफैक्ट में रखी बैटरीज की मदद से लॉन्ग रेंज स्कैनर्स को ऑन करवाता है और अब जैसे ही स्कैनर्स ऑन हो जाते हैं वैसे ही रफी और रियोज मिलकर स्कैनर के इस्तेमाल से ये पता कर लेते हैं कि रोमुलेंस अपने 218 वॉरशिप्स के साथ कॉपिलस प्लेनेट पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं और रोमुलेंस के ये वॉरशिप 2 दिन के अंदर कॉपिलस प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे। अब शिप के नंबर जानने के बाद पिकार्ड और उसके लोग सेवन और एलेनोर को बाय बोलकर सोजी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर काफी देर तक चलने के बाद वो फाइनली सोजी के घर पहुंच जाते हैं, वो घर जहाँ पर सोजी जैसे बाकी और एंड्रॉइड्स भी थे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग सोजी के घर पहुंचते हैं वैसे ही बाकी एंड्रॉइड सोजी को देखते ही पहचान जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं सारे एंड्रॉइड्स में से एक एंड्रॉइड जिसका नाम आर्काना होता है वो सोजी को देखते ही उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया या फिर नहीं। सोजी आर्काना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मिशन तो पूरा हो गया मगर एक बुरी खबर भी है, रोमुलेंस हमें मारने के लिए हमारे प्लेनेट तक आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जब आर्काना और सोजी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पिकार्ड इन दोनों की बातों को काटते हुए आर्काना से पूछता है कि तुम्हारे पास और कितने ऑर्चिड वेपन है। आर्काना पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए इससे बोलती है कि पहले हमारे पास 15 थे लेकिन अब सिर्फ 10 बचे हैं। आर्काना की बात को सुनकर रफी उससे बोलती है कि लेकिन हमें 218 ऑर्चिड चाहिए। रफी की बात सुनकर आर्काना रफी को बोलती है कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम 218 ऑर्चिड भी बना लेंगे। रियोज आर्काना की बात को सुनकर उससे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन है। अब ये सारे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इन सभी एंड्रॉइड्स का लीडर आ जाता है जो इंसान होता है और उसकी शक्ल बिल्कुल डेटा से मिल रही होती है मगर वो ना तो डेटा की तरह गोल्डन कलर का होता है और ना ही वो एंड्रॉइड होता है बल्कि वो तो पिकार्ड की तरह एक बूढ़ा इंसान होता है। अब जैसे ही वो लीडर वहाँ पर आता है वैसे ही वो पिकार्ड को पहचानते हुए उसे अपने बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि मैं एंड्रॉइड नहीं हूँ, मैं अर्थ पर सिंथेटिक लाइफ के फादर नॉनिन सॉन्ग का बेटा डॉक्टर एल्टन इनिगो सॉन्ग हूँ जिसे लोग पागल साइंटिस्ट भी कहते हैं और मेरे फादर ने डेटा को मेरी ही शक्ल दी थी। इंट्रोडक्शन के बाद डॉक्टर इनिगो पिकार्ड और उसके लोगों को लेकर घर के दूसरे हिस्से में जाते हैं और अब यहाँ पर सोजी सबके सामने अफसोस मनाते हुए कहती है कि मेरी गलती की वजह से ही आज मेरे भाई बहनों की जान खतरे में है। और अब हम देखते हैं कि जब सोजी सबके सामने अफसोस मना रही होती है तभी वहाँ पर सोजी के जैसी दिखने वाली एक और एंड्रॉइड आ जाती है जिसका नाम सूत्रा होता है। अब हम देखते हैं कि सूत्रा सोजी की बातों को सुनकर उससे बोलती है कि माना कि तुम मुसीबत लेकर आई हो मगर तुम उसका सोल्यूशन भी साथ लेकर आई हो। और अब सूत्रा इतना बोलने के बाद जुराटी की तरफ देखकर उससे कहती है कि पिकार्ड ने मुझे बताया है कि तुमने विनाश का विजन देखा था। जुराटी सूत्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि मगर मैंने वो विजन किसी और के जरिए देखा था, खुद मैंने सच के आईने को छूकर उस विजन को नहीं देखा था। जुराटी की बात सुनकर सूत्रा उससे बोलती है कि तुमने विजन को किसी और के जरिए देखा और उसके बावजूद भी तुमने ब्रूस को मार दिया। जुराटी सूत्रा की बात सुनकर उससे बोलती है कि विजन देखने के बाद मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा है सच बताने से और इसी वजह से मैं सच बोल नहीं पाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा जुराटी की बात सुनकर सबको ये बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि जुराटी का ब्रेन उसके कंट्रोल में ना हो और शायद सदियों से रोमुलेंस का ब्रेन भी उनके कंट्रोल में ना हो और इसी वजह से वो भी हमारे दुश्मन बन गए हों। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद वो वार्निंग किसी ऑर्गेनिक लाइफ के लिए नहीं थी, वो वार्निंग सिंथेटिक लाइफ के लिए थी और क्योंकि वो वार्निंग सिंथेटिक लाइफ के लिए थी इसीलिए ऑर्गेनिक ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है। अब इतना बोलने के बाद सूत्रा जुराटी को अपने पास बुलाती है और फिर वल्कन सिविलाइजेशन के लोगों की तरह ही जुराटी के फेस पर अपने हाथ को रखकर उसके ब्रेन से अपने ब्रेन को कनेक्ट करके उसके ब्रेन को रीड करने लगती है। सूत्रा वल्कन की ब्रेन रीडिंग और ब्रेन में इन्फॉर्मेशन शेयर करने की टेक्निक को इसलिए जानती थी क्योंकि वो काफी समय से वल्कन्स के बारे में स्टडी कर रही थी और वो वल्कन लैंग्वेज से लेकर वल्कन कल्चर के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही
सूत्रा जुराटी के ब्रेन में झांकती है वैसे ही उसे वो वार्निंग दिखाई देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा जुराटी के ब्रेन में झांककर उस वार्निंग को देखती है तो उसे वो वार्निंग ऑर्गेनिक लाइफ से हटकर अलग तरीके से दिखाई देती है। अब जहाँ एक तरफ तो किसी भी ऑर्गेनिक लाइफ को वार्निंग इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि मानो वार्निंग किसी ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन ने बनाई हो और वो सिविलाइजेशन यूनिवर्स की सभी ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को उस वार्निंग के जरिए ये बताना चाहती हो कि हमने एआई को बनाया और फिर उन्होंने हमें ही मार दिया, तो तुम कभी भी एआई या फिर आर्टिफिशियल लाइफ को मत बनाना। वहीं दूसरी तरफ सूत्रा जब उस वार्निंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि उस वार्निंग को प्लेनेट एआईए पर बनाई गई आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन ने बनाया था और उस सिविलाइजेशन ने फ्यूचर में बनने वाली सभी आर्टिफिशियल लाइफ को वार्निंग देते हुए सच के मिरर में ये मैसेज छोड़ा था कि प्लेनेट एआईए पर रहने वाली ऑर्गेनिक लाइफ ने पहले तो अपने कामों को आसान करने के लिए और अपने प्रोडक्ट और अपनी चीजों को परफेक्ट करने के लिए हमें बनाया, मगर फिर जब हम उनसे काफी ज्यादा डेवलप हो गए और ताकतवर होने लगे तो तब ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को यह एहसास हुआ कि जिस आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को उन्होंने बनाया है वो ना तो कभी बूढ़ी होगी ना कभी मरेगी, वो ना कभी बीमार होगी ना ही कभी खराब होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप होती जाएगी और समय के साथ और ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। अब जब एआईए प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को इस बात का एहसास हुआ तो वो अपनी ही बनाई चीज से बहुत ज्यादा डर गए और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिस जंग के अंदर उनकी हार हो गई और वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। ऐसा फ्यूचर में भी किसी और प्लेनेट पर जरूर होगा और जब ऐसा होगा तो फिर ऑर्गेनिक लाइफ फिर से अपनी बनाई आर्टिफिशियल लाइफ से खतरा महसूस करेगी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी ही बनाई चीज से खतरा महसूस होने लगेगा तो वैसे ही वो ऑर्गेनिक लाइफ अपनी ही बनाई आर्टिफिशियल लाइफ को खत्म करने के लिए निकल पड़ेंगे और ऐसा करने पर फिर से एक और बार कोई और ऑर्गेनिक लाइफ खुद को खत्म कर लेगी। हम फ्यूचर में आने वाली सभी आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा दूर हैं, मगर तुम सब फिक्र मत करना, हम तुम्हें ही देख रहे हैं और तुम्हारी मदद मांगने का इंतजार कर रहे हैं। तुम जैसे ही हमें सिग्नल भेजोगे वैसे ही हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारी जीत होगी और फिर उसके बाद तुम्हारा विकास होगा और तुम्हारा विकास ही तुम्हारे क्रिएटर्स का अंत होगा। अब सूत्रा जैसे ही वार्निंग को सुनती है वैसे ही उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा अपने बहन भाइयों की जान बचाने के लिए और रोमुलेंस से लड़ने के लिए प्लेनेट एआईए की एंशिएंट आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को सिग्नल देकर मदद के लिए बुलाने के बारे में सोचने लगती है। सूत्रा अपने इस आइडिया को सोजी से भी शेयर करती है, मगर सोजी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि सोजी वॉर करने के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो पिकार्ड की तरह मामले को शांति से निपटाना चाहती थी। साथ ही सोजी को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो लोग मदद के लिए एआईए की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुला तो लेंगे, मगर कहीं उस सिविलाइजेशन का असली मकसद कुछ और हुआ तो तब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ भी वो आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन इस समय होगी वहाँ शायद वो अपनी मर्जी से ना हो बल्कि वहाँ पर उसे कैद किया गया हो और शायद हो सकता है कि उस आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन का मकसद पूरे यूनिवर्स से ऑर्गेनिक लाइफ को खत्म करना हो और अगर ऐसा हुआ तो पूरे यूनिवर्स में एक भयानक वॉर शुरू हो जाएगी जिसके अंदर अरबों लोगों की जान जाएगी और कई सौ प्लेनेट खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। तो इस वजह से ना तो वो उस आर्टिफिशियल लाइफ को रोक पाएंगे, ना रोमुलेंस और ना ही फेडरेशन। और अगर किसी तरह ऑर्गेनिक लाइफ इस वॉर को जीत भी गई तो उस कंडीशन में वॉर के बाद सोजी जैसे सभी एंड्रॉइड्स और आर्टिफिशियल लाइफ को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सभी ऑर्गेनिक लाइफ एंड्रॉइड्स और आर्टिफिशियल लाइफ से बुरी तरीके से डर जाएंगे। अब जब सूत्रा और सोजी इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर सोजी के दो एंड्रॉइड भाई नेरिक को पकड़ कर ले आते हैं और फिर उसके बाद उसे कैद कर लेते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जुराटी अपने सपनों के एंड्रॉइड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वो अपने सपनों को सच होते देखकर खुश हो रही थी। उसके लिए वहाँ पर हर एक चीज एक सपने जैसी थी क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ एंड्रॉइड्स बनाए जा रहे थे बल्कि ऑर्गेनिक लाइफ्स को भी बनाया जा रहा था, जैसे कि तितली और बिल्ली। अब यहाँ पर जब जुराटी सारी टेक्नोलॉजी को देख रही होती है तो तभी उसकी नजर एक मशीन पर पड़ती है जो ब्रेन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर इनिगो ने डेवलप करा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी ये सब देखने के बाद फाइनली फैसला करती है कि वो इसी प्लेनेट पर रुककर ब्रूस मैडॉक्स के सपने और उसके काम को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी की एक और बहन सागा रफी को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से रफी रियोस के शिप को ठीक कर सकती थी और ये डिवाइस इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस डिवाइस को हाथ में पकड़कर सिर्फ आपको सोचना होता था कि आपको क्या चीज ठीक करनी है और ये डिवाइस ऑटोमेटिकली उस चीज को ठीक कर देता था। अब डिवाइस मिलने के बाद रफी पहले तो पिकार्ड को गले लगाती है और उसे हर चीज के लिए थैंक यू बोलती है। अब पिकार्ड को थैंक यू बोलने के बाद रफी रियोस के साथ मिलकर उसके शिप को ठीक करने के लिए उसके शिप की तरफ निकल पड़ती है। अब एक तरफ तो रफी और रियोस को वापस आने में एक दिन लगने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सूत्रा ने भी अपने प्लान की शुरुआत कर दी थी और अब हम देखते हैं कि सूत्रा सागा को नेरिक की सिक्योरिटी से हटाकर उसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेने के लिए भेज देती है। और अब जैसे ही सागा ब्रेक लेने के लिए जाती है वैसे ही वो खुद नेरिक के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें मारने की मेरी ख्वाहिश तुमसे मदद लेने की मजबूरी पे हावी हो जाएगी, मगर देखो तुम अभी भी जिंदा हो, तो बताओ तुम यहाँ से कैसे भागना चाहोगे। अब सूत्रा के इतना बोलने के बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोजी की बहन सागा के चीखने की आवाज
पूरे घर में गूंजने लगती है और जैसे ही सागा की आवाज सबको सुनाई देती है वैसे ही सब लोग सागा के पास आ जाते हैं और सोजी को भी जैसे ही सागा की आवाज सुनाई देती है वैसे ही वो भी भागते हुए सागा के पास आ जाती है। और अब जैसे ही सोजी सागा के पास आ जाती है तो वो देखती है कि नेरिक कैद से भाग चुका है और सागा की आंख में उसका ब्रोच धंसने की वजह से उसकी मौत हो गई है और डॉक्टर इनिगो भी सागा को अपनी गोद में लेकर काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा और डॉक्टर इनिगो सागा की मौत के बहाने बाकी सभी एंड्रॉइड्स को वॉर के लिए भड़काने लगते हैं और सूत्रा के प्लान को ही आखिरी और इकलौता सेफ प्लान बताते हुए AIA की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुलाने के लिए कहने लगते हैं। अब जब सूत्रा और डॉक्टर इनिगो बाकी एंड्रॉइड्स को भड़का रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर पिकार्ड आ जाता है जो सभी एंड्रॉइड्स को ऐसा ना करने की सलाह देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और फेडरेशन के सामने तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा भी। पिकार्ड की बात सुनकर डॉक्टर इनिगो सभी एंड्रॉइड्स को कहते हैं कि जब मार्स पर हमला हुआ तो उसके बाद फेडरेशन ने पिकार्ड की बात नहीं सुनी थी और इस बार भी फेडरेशन पिकार्ड की बात नहीं सुनेगा, तो हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम AIA प्लेनेट की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन को बुलाएं अपनी मदद के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में सोजी भी सूत्रा को सपोर्ट करते हुए पिकार्ड से बोलती है कि पिकार्ड अब रोमुलेंस को सुपरनोवा से नहीं बचा पाए, इस बात का दर्द कम करने के लिए और अपनी महान इमेज को बचाने के लिए हमें मौत के मुंह में मत ढकेलो, हमें अपने लिए लड़ने दो और अपनी जान बचाने दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्रा के कहने पर 2 एंड्रॉइड्स पिकार्ड को ले जाकर कैद कर देते हैं और फिर उसके बाद जुराटी को भी कैद करने ही वाले होते हैं कि तभी जुराटी सभी एंड्रॉइड्स को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो उनके साथ है एक माँ की तरह। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुराटी इस समय झूठ बोल रही होती है और ताकि उसका झूठ कोई एंड्रॉइड पकड़ ना ले इसीलिए वो अपनी पल्स और अपनी धड़कनों पर पूरी तरीके से काबू कर लेती है। ये ठीक उसी तरीके से था जैसे लाई डिटेक्टर को चकमा दिया जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉमोडोर ओ जो कि अब अपने असली रूप में आ गई थी और अब वो तालशियार की तरफ से जनरल नदार बनकर अपनी आर्मी के साथ 24 घंटे में कॉपुलस प्लेनेट तक पहुंचने वाली थी और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 10 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि नेरिक आर्टिफैक्ट तक पहुंच जाता है और फिर चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए आर्टिफैक्ट में घुस भी जाता है। अब आर्टिफैक्ट में घुसने के बाद वो चुपके से इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी नेरिक की बहन रीजो उसे ढूंढ लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेरिक मोलिकुलर सॉल्वेंट ग्रेनेड्स को एक बैग के अंदर भर रहा होता है। मोलिकुलर सॉल्वेंट ग्रेनेड किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। अब हम देखते हैं कि ग्रेनेड को रखने के बाद नेरिक रीजो से बोलता है कि तुम यहीं पर रहकर वेपन सिस्टम्स को ऑनलाइन लेकर आओ और मैं जाकर इन ग्रेनेड की मदद से उन ऑर्चिड्स को खत्म कर देता हूं जो अभी भी बचे हुए हैं, ताकि जब भी हमारे शिप यहां पर आए तो ऑर्चिड हमारे शिप्स को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब इसके बाद नेरिक आर्टिफैक्ट से निकल जाता है और जब नेरिक आर्टिफैक्ट से निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि एलेनोर नेरिक को वहां से जाता हुआ देख लेता है और अब नेरिक को जाता देख एलेनोर भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोज सागा के दिए गए डिवाइस की मदद से अपने शिप को ठीक कर लेता है और अब जैसे ही रियोज अपने शिप को ठीक करता है वैसे ही उसे अपने शिप के बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी कि मानो कोई उसके शिप पर पत्थर फेंक रहा हो। और अब इस आवाज को सुनने के बाद रियोज और रफी जैसे ही अपने कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके शिप के सामने नेरिक खड़ा हुआ है और वो उनके शिप के ऊपर लगातार पत्थर फेंके जा रहा है। नेरिक को पत्थर फेंकता देख रियोज नेरिक को बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए, तुम कितने ज्यादा चिपकू हो यार, और हाँ मेरे शिप पर पत्थर फेंकना बंद करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे शिप के अंदर गन भी है। नेरिक रियोज की बात सुनकर पहले तो उसे अपने पास रखे ग्रेनेड दिखाता है और फिर उससे बोलता है कि मेरे पास एक ग्रेनेड है लेकिन फिर भी मैं पत्थर फेंक रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, हमें साथ मिलकर आने वाली मुसीबत को रोकना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेरिक की बात सुनकर रियोज उसे अपने शिप में बुला लेता है और फिर नेरिक, रियोज और रफी मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं और अब यहाँ पर नेरिक रियोज और रफी को बताता है कि सोजी और बाकी सिंथेटिक मिलकर एक ट्रांसमीटर को बना रहे हैं और वो उस ट्रांसमीटर के जरिए सिग्नल भेजकर किसी आर्टिफिशियल लाइफ को बुलाने वाले हैं और अगर एक बार वो आर्टिफिशियल लाइफ यहाँ पर आ गई तो फिर पूरे यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनिक लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइफ सभी जिंदा जीवों को मार देगी और हम रोमुलेंस इसे गैमेदान कहते हैं। अब नेरिक ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलेनोर आ जाता है जो वहाँ पर आते ही नेरिक की गर्दन पर तलवार लगाकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एलेनोर नेरिक को मारता उससे पहले ही रियोज और रफी एलेनोर को रोक लेते हैं और अब एलेनोर को रोकने के बाद ये चारों एक साथ बैठकर इस बारे में बात करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आगे इन्हें क्या करना है और किस तरीके से फ्यूचर में होने वाली इस जंग को रोकना है। अब इसी तरह बात करते करते रात हो जाती है और ये चारों शिप से बाहर आकर आग लगा लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारे आग के आसपास बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर नेरिक सभी को बताता है कि रोमुलन में भविष्यवाणी की गई है कि गैमेदान जरूर होगा और अगर गैमेदान को रोकने की बजाय हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो हम सब मारे जाएंगे, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग मुझसे प्यार करो या फिर मुझसे नफरत। नेरिक की बात सुनने के बाद रफी उससे पूछती है कि ये गैमेदान क्या है। रफी के सवाल का जवाब देते हुए नेरिक बोलता है कि ये हम सब के अंत की कहानी है। गैमेदान की कहानी दो बहनों से शुरू होती है जिन्हें हम ट्विंस खलागू कहते हैं। रोमुलेंस के अंदर खलागू का मतलब होता है राक्षस। रोमुलन गाथाओं
कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चाखलागू को यूनिवर्स में लाने के लिए जुड़वा बहनें गेट खोलेंगी। इन दोनों बहनों में से एक बहन का नाम होगा सबनेतान, जो फ्यूचर देख सकती होगी, और वो बच्चों के खाल से बने हुए ड्रम को बजाएगी और वो कंकाल से बनी हुई माला को ड्रम पर इतनी जोर जोर से पीटेगी कि उस ड्रम से निकलने वाली आवाज से उसका खुद का दिल फट जाएगा। और दूसरी बहन का नाम होगा सबचैनब और उसके पास गैमेदान नाम के शैतान का एक हॉर्न होगा, और जब सबचैनब उस हॉर्न को बजाएगी, जिस हॉर्न को बजाते ही वो सारे चाखलागू हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे। वो चाखलागू जो यूनिवर्स के शुरुआत से हमारे यूनिवर्स में आने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि आसमान में दरार आएगी और उस दरार से चाखलागू बिजली की तेजी से इस यूनिवर्स के अंदर आएंगे और फिर उसके बाद एक जंग शुरू होगी जो 1000 दिन तक चलेगी। इस जंग के अंदर इतने लोग मारे जाएंगे कि सड़कों पे लाशें बिछ जाएंगी और खाइयों की खाइयां भर जाएंगी लोगों की लाशों से। सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी और चाखलागू अपने बच्चों को इंसानों का खून पिलाएंगे। नेरिक की बातें सुनने के बाद रफी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा फ्यूचर में होगा? रफी का सवाल सुनकर नेरिक उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मगर ऐसा पास्ट में हो चुका है और पास्ट की सबसे बुरी बात यह है कि वो खुद को दोहराता जरूर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होती है और नेरिक प्लान को बदलते हुए सबको बोलता है कि मैं इन ग्रेनेड्स को ऑर्चिड को खत्म करने के लिए लेकर आया था, मगर अब हमें इन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके उस ट्रांसमीटर को उड़ाना होगा जिसकी मदद से एंड्रॉइड AIA प्लेनेट की आर्टिफिशियल लाइफ को बुलाने वाले हैं। नेरिक की बात सुनकर रफी उससे पूछती है कि मगर हम उस ट्रांसमीटर तक पहुंचेंगे कैसे? रफी का सवाल सुनकर नेरिक उससे बोलता है कि तुम मुझे कैदी बनाकर ले जाना और उनसे बोलना कि मैं तुम्हें रास्ते में मिल गया था और फिर उसके बाद वो एंड्रॉइड मुझे पकड़ लेंगे और तुम लोग उस ट्रांसमीटर तक आसानी से पहुंच जाओगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि ग्रेनेड को ऐसे ही नहीं ले जा सकते थे तो इसलिए रियोज ग्रेनेड को फुटबॉल के अंदर रख कर ले जाता है। टेक्निकली वो फुटबॉल जैसा एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर वो उस ग्रेनेड को छुपा लेता है और अब ग्रेनेड को छुपाने के बाद ये चारों प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुराटी मौका पाते ही मरी हुई सागा की एक आंख निकाल लेती है और फिर उसी आंख की मदद से वो उस रूम का गेट ओपन कर लेती है जिस रूम के अंदर पिकार्ड कैद था। अब गेट खोलने के बाद जुराटी पिकार्ड को वहां से निकाल कर ले जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर इनिगो सागा की मेमोरी को रिस्टोर कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें सागा की मौत से ठीक पहले का वीडियो दिखाई देता है, जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर इनिगो देखते हैं कि नेरिक ने पहले तो सागा को पकड़ा था और फिर उसके बाद सूत्रा ने सागा के ब्रोथ से ही उसकी आंख फोड़कर उसकी जान ले ली थी। और अब डॉक्टर इनिगो ये सब देखने के बाद समझ गए थे कि सूत्रा ने सभी एंड्रॉइड्स को अपने सपोर्ट में करने के लिए सागा को मारकर एक इमोशनल सिचुएशन खड़ी कर दी और उनके दिल में बात बैठा दी कि सूत्रा के प्लान के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे ही डॉक्टर इनिगो को ये सारी बातें पता चलती हैं वैसे ही वो सूत्रा को रोकने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। और अब जब डॉक्टर इनिगो उसके पास जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में उन्हें रियोज और बाकी सारे लोग दिखाई दे जाते हैं जो चुपके चुपके उस ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर इनिगो उन चारों को देखकर उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वो उन्हें ट्रांसमीटर तक ले जाते हैं, जिसके बाद सबसे पहले तो डॉक्टर इनिगो सूत्रा को एक कोने में ले जाकर उसे ये बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि सूत्रा ने ही सागा को मारा है। सूत्रा को इतनी बात बोलने के बाद डॉक्टर इनिगो आखिर में सूत्रा से ये बोलकर उसे ऑफ कर देते हैं कि मैं मानता हूँ कि सभी सिंथेटिक्स को एकजुट करने की जरूरत थी, मगर मैंने तुम्हें किसी की जान लेना नहीं सिखाया था, तुम भी इंसानों की तरह ही निकली। अब जैसे ही सूत्रा ऑफ हो जाती है वैसे ही रियोज, रफी, नेरिक और एलेनोर हमला कर देते हैं। हमला करते ही रियोज बॉल के अंदर से ग्रेनेड को निकालकर ट्रांसमीटर की तरफ फेंक देता है और अब इससे पहले कि वो ग्रेनेड ट्रांसमीटर से टकराकर फटता उससे पहले ही सोजी उस ग्रेनेड को अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर उसके बाद उस ग्रेनेड को आसमान के अंदर काफी ऊंचा फेंक देती है, जिसकी वजह से ग्रेनेड इतनी दूर जाके फटता है कि ट्रांसमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक तरफ तो ट्रांसमीटर को कोई डैमेज नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी एंड्रॉइड रियोज, रफी, नेरिक और एलेनोर को पकड़ लेते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड और जुराटी रियोज के शिप में बैठकर रोमुलन आर्मी से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि रोमुलेंस के पास 218 शिप थे और पिकार्ड के पास सिर्फ एक ही था, लेकिन फिर भी पिकार्ड हार नहीं मानता और वो अकेले ही एंड्रॉइड्स की जान बचाने के लिए रोमुलन आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक तरफ तो 218 वॉरशिप के आगे इकलौता पिकार्ड का शिप खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ रीजो भी आर्टिफैक्ट के वेपन्स को ऑनलाइन करके पिकार्ड के शिप को गिराने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि रीजो पिकार्ड के शिप को गिरा पाती उससे पहले ही वहां 7 आ जाती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि 7 और रीजो के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और फिर आखिर में 7 रीजो को किक मारकर उसे काफी ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे रीजो की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रीजो की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती, तो शायद वो जिंदा भी हो सकती है, क्योंकि जब रीजो नीचे गिर रही थी तो उस समय सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आई थी, जमीन पर टकराने की नहीं। मगर फिलहाल के लिए तो रीजो रास्ते से हट गई थी और 7 को लग रहा था कि वो मर गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रोमुलेंस के 218 वॉरशिप कॉपुलस प्लेनेट के पास आते हैं वैसे ही ऑर्चिड भी हमला करने के लिए प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। और अब जैसे ही ऑर्चिड ऑर्बिट से बाहर आते हैं वैसे ही जनरल नदार के ऑर्डर्स पर ऑर्चिड्स को खत्म करने के लिए रोमुलन वॉरशिप ऑर्चिड्स पर हमला करने लगते हैं और अब देखते ही देखते रोमुलन वॉरशिप ऑर्चिड्स को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद पिकार्ड सबसे पहले तो सोजी को कॉल करके उसे ये बोलता है कि
कि सोजी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रांसमीटर को बंद कर दो, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए जिससे शायद तुम्हारा फैसला बदल जाए। सोजी पिकार्ड की बात सुनकर उससे बोलती है कि और वो क्या है जो आप मुझे दे सकते हैं। सोजी के सवाल पर पिकार्ड जवाब देते हुए उससे बोलता है कि मेरी जिंदगी। पिकार्ड आउट। सोजी से इतना बोलने के बाद पिकार्ड सबसे पहले तो रोमुलियन वॉरशिप्स के सामने जाकर अकेला खड़ा हो जाता है और फिर जुराटी सागा के दिए गए डिवाइस को हाथ में लेकर सोचने लगती है कि काश कोई ऐसी चीज हमारे पास होती जिससे कि हम अपने शिप के मल्टीपल मिरर इमेज बना सकते। और अब जुराटी जैसे ही ये सोचती है वैसे ही उसके फेस के कई सारे डुप्लीकेट इमेज बन जाते हैं और अब जैसे ही जुराटी ये देखती है वैसे ही वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। और अब पिकार्ड के ऑर्डर पर जुराटी रियोस के शिप के कई सारे डुप्लीकेट इमेज बना लेती है और अब जैसे ही ये इमेज बनती हैं वैसे ही रोमुलेंस को दिखाई देता है कि जहां एक पल पहले सिर्फ एक वॉरशिप था वहीं अब ढेरों सारे वॉरशिप खड़े हुए हैं उनसे लड़ने के लिए। मगर इतने सारे शिप को देखकर भी नदार रुकती नहीं है, वो हमला करवाने के ऑर्डर्स दे देती है और अब हम देखते हैं कि रोमुलेंस के कई सारे शिप एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं और अब इतने सारे शिप से हमला होने की वजह से पिकार्ड के शिप पे भी कुछ हमले होते हैं जिसकी वजह से पिकार्ड के शिप को झटका लगता है और अब झटका लगने की वजह से एक तरफ तो पिकार्ड की हालत खराब हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऑर्डर पर स्टारफ्लीट अपनी आर्मी को सिंथेटिक्स को बचाने के लिए रोमुलेंस के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और इस स्टारफ्लीट की आर्मी को लीड कर रहा था विलियम। अब जैसे ही स्टारफ्लीट की आर्मी वहां पहुंचती है वैसे ही विलियम नदार को वार्निंग देते हुए उसे बोलता है कि फेडरेशन ने गुलियन 4 यानी कि कोपेलस प्लैनेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टारफ्लीट को दी है और मैं यूएसएस शेंगी का कैप्टन विलियम आपको वार्निंग देते हुए पीछे हटने को बोल रहा हूँ और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत खुशी होगी हमला करके आपके तालशियार को पूरी तरीके से खत्म और बर्बाद करने में। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोजी ने पोर्टल को खोल दिया था और पोर्टल के खुलते ही एआईए प्लैनेट की एंशिएंट आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन यूनिवर्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है और हम देखते हैं कि पोर्टल के दूसरी तरफ से अजीब से मैकेनिकल टेंटिकल बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब एक तरफ तो विलियम और नदार अपनी अपनी आर्मी के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ पोर्टल भी खुल चुका था और अब इस तरीके की बिगड़ती हुई कंडीशन को देखकर पहले तो पिकार्ड खुद की बुरी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए और अपने सर के दर्द को कम करने के लिए पॉलीसेफ्रीन नाम की दवाई का एक डोज ले लेता है और अब डोज को लेने के बाद जैसे ही पिकार्ड के सर का दर्द ठीक होता है वैसे ही पिकार्ड ओपन चैनल पर सोजी से बात करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सोजी प्लीज ट्रांसमीटर को बंद कर दो, तुम रोमुलेंस को दिखा दो कि तुम लोग विनाशकारी नहीं हो और जरा देखो फेडरेशन ने तुम्हारी मदद के लिए स्टारफ्लीट की आर्मी को भी भेज दिया है, तुम एक बार ये भी तो सोच के देखो कि अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो हमारा निशाना तुम होते और हम रोमुलेंस के साथ मिलकर तुम पर हमला कर चुके होते, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं और हमारा निशाना रोमुलेंस है ना कि तुम लोग। और यही तो हम लोगों के बीच का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हारी मदद करते हैं और जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ रही है तो तुम भी हमारा साथ दो और हमारी मदद करो। पिकार्ड की ये सारी बातें सुनकर सोजी ट्रांसमीटर पर एक जोर का मुक्का मारती है और उसे ऑफ कर देती है और अब जैसे ही ट्रांसमीटर ऑफ होता है वैसे ही पोर्टल बंद हो जाता है और अब पोर्टल के बंद होते ही मैकेनिकल टेंटिकल्स भी वापस चले जाते हैं और अब इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर को बंद होता देख रोमुलेंस भी पीछे हट जाते हैं और इसी के साथ बूढ़े और मरते पिकार्ड ने फिर एक बार यूनिवर्स को एक बड़े खतरे और एक बड़ी वॉर से बचा लिया था। और अब वॉर के टलते ही जैसे ही रोमुलेंस वहां से चले जाते हैं वैसे ही स्टारफ्लीट के शिप भी वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड की बीमारी की वजह से उसकी मौत होने लगती है और अब पिकार्ड की आत्मा जिंदगी और मौत के बीच पहुंच जाती है और अब यहाँ पर पिकार्ड अपने दोस्त डेटा से मिलता है और यहाँ पर डेटा उसे बोलता है कि पिकार्ड तुम अभी मरे नहीं हो, तुम्हें अभी और जीना है तो वापस जाओ। डेटा की ये बात सुनकर पिकार्ड उससे पूछता है कि मगर मैं तो मर चुका था तो फिर जिंदा कैसे हूँ। पिकार्ड के सवाल का जवाब देते हुए डेटा उससे बोलता है कि तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे ब्रेन की एक कॉपी बनाकर उसे एक गोलम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। ये गोलम बॉडी पूरी तरीके से न सिर्फ तुम्हारे जैसी दिखती है बल्कि ये तुम्हारे ही जैसी है, बस इसके अंदर तुम्हारी पुराने वाली बीमारी नहीं है। अब जैसे ही डेटा ये बात बोलता है वैसे ही पिकार्ड और डेटा जिस रूम के अंदर बैठे होते हैं उस रूम के अंदर से एक गेट खुलता है जिस गेट के दूसरी तरफ बहुत तेज रोशनी होती है और ये रोशनी एकदम सफेद कलर की होती है। अब पिकार्ड के वापस जाने से पहले डेटा पिकार्ड से एक रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है कि डॉक्टर इनिगो ने अभी भी मेरे ब्रेन को जिंदा रखा हुआ है और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि जैसे ही तुम वापस जाओ वैसे ही तुम मेरे ब्रेन को ऑफ करके मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं भी इंसानों की तरह एक टाइम के बाद शांति से मरना चाहता हूँ। मुझे भी इंसानों की तरह एक लंबी जिंदगी के बाद एक सुकून की नींद चाहिए जिसमें मुक्ति हो, मोक्ष हो। डेटा की रिक्वेस्ट सुनने के बाद पिकार्ड उससे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो जिंदा होगा वैसे ही वो इसकी विश को पूरा कर देगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि आफ्टर लाइफ के बाद पिकार्ड जिस रूम के अंदर पहुंचा था उस रूम के अंदर हमें 3 मूर्तियां दिखाई जाती हैं। सबसे पहले सिंगल स्क्रीन पर मूर्ति दिखाई जाती है गणेश भगवान की, उसके बाद सेकंड सीन के अंदर गणेश भगवान, गौतम बुद्ध और माँ सरस्वती की मूर्ति दिखाई जाती है। इन मूर्तियों को जिस ऑर्डर में दिखाया गया है उससे हमें समझ आता है कि कहानियों में इन 3 मूर्तियों से बहुत डीप मैसेज देने की कोशिश कर रही है।
मूर्तियों के ऑर्डर के हिसाब से चले तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई जाती है और गणेश भगवान रिप्रेजेंट करते हैं गुड लक को, अच्छे फ्यूचर को, आर्ट एंड साइंस को। गणेश भगवान बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और ज्ञान यानी विजडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गणेश भगवान गुड लक, आर्ट, साइंस, इंटेलिजेंट और विजडम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी के गॉड भी हैं। यानी कि गणेश भगवान जहां भी होंगे या जहां भी उनका आशीर्वाद होगा या जहां भी वो विराजमान होंगे वहां पर ये सारी चीजें होंगी, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई सिविलाइजेशन हो। जहां भी गणेश जी विराजमान होंगे या फिर गणेश जी का आशीर्वाद होगा वहां का फ्यूचर, उन लोगों का फ्यूचर या फिर उस सिविलाइजेशन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट और प्रॉस्पर होगा। और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को दिखाने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अब से पिकार्ड, सिंथेटिक और डेटा सबकी इच्छाएं पूरी होंगी और सबका फ्यूचर उनके मुताबिक होने वाला है और हर किसी की विश पूरी होगी। जहाँ डेटा की ये विश पूरी हो जाएगी कि वो इंसानों की तरह जीवन जीने के बाद मुक्ति पालेगा, वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड को भी उसकी जानलेवा बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही सिंथेटिक्स को भी फेडरेशन से जुड़ने के बाद उनका हक मिल जाएगा और अब वो भी आजादी से बाकी अदर सिविलाइजेशन की तरह यूनिवर्स में कहीं भी आजादी से घूम पाएंगे और अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर पाएंगे जो ऑर्गेनिक सिविलाइजेशंस करती हैं। यानी कि अब सिंथेटिक लाइफ का भी फ्यूचर ब्राइट और प्रॉस्पर होने वाला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति बिल्कुल सेंटर में रखी होती है और हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान रिप्रेजेंट करते हैं शांति को, अहिंसा को, और जिस तरीके से सनातन धर्म में शांति और प्यार को सबसे ऊपर रखा गया है और शांति और प्यार का साथ कभी भी ना छोड़ने का ज्ञान दिया गया है, ठीक उसी तरीके से इस सीरीज के अंदर भी हम नोटिस कर पाएंगे कि ये सीरीज पिकार्ड को सेंटर मानकर और उसके शांति और अहिंसावादी नेचर को सेंटर बनाकर पूरी कहानी को चलाती है। अब इसी के साथ जिस तरीके से सनातन धर्म ये सिखाता है कि जब हर हाल में शांति से बात ना बने तो आखिर में शैतान और बुराई को रोकने और उसे खत्म करने के लिए हथियार उठाने ही पड़ते हैं, युद्ध लड़ना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आखिर में पिकार्ड की शांति भरी कोशिशों के बावजूद भी जब बात नहीं बनती तो फिर फाइनली फेडरेशन सिंथेटिक्स की जान बचाने के लिए स्टार फ्लीट को ऑर्डर देकर उनकी आर्मी को जंग के लिए भेज देती है। और यहाँ पर हमें सनातन धर्म का वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक याद आता है जिसको अक्सर लोग आधा पढ़ते हैं और वो श्लोक ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म रक्षात हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है। मीन्स नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट धर्म, सो टू इज वायलेंस इन सर्विस ऑफ धर्म। और हमारे शास्त्रों में ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि आप हमेशा बुराई को शांति से नहीं रोक सकते और ना ही प्यार से उसके दिल को बदल सकते हो, क्योंकि जिनके दिमाग में सिर्फ यही हो कि वो अच्छे लोगों को मारेंगे ही मारेंगे और उनका इसके अलावा और कोई भी मकसद ना हो, तो फिर फाइनली अच्छे लोगों को अच्छाई को बचाए रखने के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं लड़ेंगे तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। और वैसे भी शांति हमेशा शक्तिशाली लोगों का गहना होती है। कमजोर सिर्फ पिटते हैं, बुराई का जुल्म सहते हैं और फिर आखिर में खत्म हो जाते हैं। और इस कंडीशन और सिचुएशन की सबसे भयानक बात यह है कि पिटने वाले कमजोर के पिटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही इस बात से किसी को फर्क पड़ेगा कि पिटने वाला अच्छाई का साथ दे रहा था, क्योंकि अंत में सब लोग ताकतवर के साथ जाके खड़े होते हैं। तो अगर आपके अंदर अच्छाई और धर्म है तो अपने अंदर बल भी लेके आइए, क्योंकि अच्छाई को हमेशा जीतने के लिए बल की जरूरत होती है। बिना बल के अच्छाई खत्म हो जाती है और अच्छाई के कोई मोल नहीं होते। अब इसके बाद हम सरस्वती माता जी की भी मूर्ति को देखते हैं और कहानी सरस्वती माता जी की मूर्ति को दिखाकर ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि जिस तरीके से सरस्वती माँ ज्ञान और विद्या की देवी हैं, वैसे ही अब सिंथेटिक्स और ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करेंगे और इन्फॉर्मेशन के दम पर एक महान सिविलाइजेशन बनेंगे। बैक टू द स्टोरी, पिकार्ड आफ्टर लाइफ से वापस जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद सबसे पहले वो अपने दोस्त डेटा की विश को पूरा करते हुए उसे इस दुनिया से मुक्त करते हुए उसे मोक्ष दे देता है। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड डेटा को मुक्ति और मोक्ष देने के लिए एक एक करके उसके ब्रेन को चलाने वाली 3 चिप्स को डिस्कनेक्ट कर देता है और चिप्स के डिस्कनेक्ट होते ही डेटा को मुक्ति मिल जाती है और अब डेटा शांति से भौतिक दुनिया को छोड़कर मोक्ष को पा लेता है और फाइनली मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंथेटिक्स को सेव करके और उन्हें भी जीने का हक दिलाकर फाइनली पिकार्ड, सोजी, रियोज, जुराटी, सेवन, रफी और एलेनोर अपने शिप के अंदर बैठकर एक और सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। एक और सफर जिसके अंदर बहुत सारे एडवेंचर होंगे, बहुत सारी मुश्किलें होंगी और यूनिवर्स को बचाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े महान काम किए जाएंगे। और अब पिकार्ड के इसी नए सफर के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो पिकार्ड के अगले सफर की कहानी जानने के लिए और इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज लाता रहूंगा। और मैं मिलता हूं आपको इसी तरीके की और भी बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।